सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी है कि हम लोग किसी से भी सीख सके। अभी ऑफ कोर्स आईआईटी दिल्ली एलुमनाई है, तो आप लोग रजिस्टर किए हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी हमें डेवलप करनी चाहिए कि हम किसी से भी सीख सकें सबसे पहले। तो जनरली ऐसा होता है कि हम लोग का ओरिएंटेशन होता है पहले, और फिर हम लोग सेशंस लेना स्टार्ट करते हैं। पर अभी हम लोग सब श्रेष्ठा के स्टूडेंट सब कैंप में गए हुए थे, अभी कुछ लोग ट्रेन में ही है, वापस आ रहे हैं तो ओरिएंटेशन हो नहीं पाया फर्स्ट सेशन में। बट वी विल डू ओरिएंटेशन ऑन सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली, है ना सूर्या? सैटरडे को करेंगे, तो ओरिएंटेशन सैटरडे को करेंगे। तो जनरली जैसे काफी क्लब्स है आईआईटी में, आप एक सेमेस्टर में हैं तो आपको पता होगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमें जो प्रॉब्लम आई कि जो मेंटर्स होते थे वो पीओआर के लिए मेंटोरिंग करते थे, मतलब 6 महीना एक सेमेस्टर की, उनके अपने माइनर्स आ रहे हैं तो वो हेल्प नहीं कर रहे थे। दूसरा कि उसका उनका टर्म खत्म होने के बाद कोई हेल्प करने को नहीं था। दूसरा कि हमें प्लेसमेंट्स के लिए भी जस्ट सीनियर से पूछना पड़ता है, सेकंड ईयर वालों से ही, क्योंकि मेंटर सेकंड ईयर के अलॉट अलॉट होते हैं। और कई जैसे देवांश वगैरह हैं तो वो खुद वो आएंगे ओरिएंटेशन में, तो वो खुद बीएसडब्ल्यू रैप रह चुके हैं, तो खुद बताते हैं कि ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो उसमें मेन दिक्कत ये होती है कि प्लेसमेंट्स के लिए हमें उनसे पूछना चाहिए जो पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, ताकि वो देख पाए कहाँ क्या काम करना होता है, कहाँ फॉरेक्स लगानी होती है, कहाँ इंटर। पर हम जस्ट सेकंड ईयर वालों से पूछ रहे होते हैं जो खुद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स वो अपने सीनियर्स के थोड़े बहुत टच में, पर प्लेसमेंट होने तक किसी को आइडिया नहीं होता कि कैसे प्लेसमेंट लेनी है। तो हमें काफी ये नीड फील हुई। दूसरा कि आईआईटी में ये पता चला हमें कि मार्क्स सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के नहीं आते हमें, मार्क्स आते हैं कि प्रोफेसर कौन ले रहा है। अगर कोई केमिकल इंजीनियर है और वो गौरव गोयल के कोर्स में है, तो वो नहीं आएंगे उसके मार्क्स, वो कितना भी कर ले। वो कोर्स डिपेंड नहीं करता कि आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो स्टोइचियोमेट्री, वो गौरव गोयल सर मार्क्स ही नहीं देंगे आपको जल्दी, उनको बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए रहता है। तो ये सब चीजें बताना, कौन से कोर्स में ज्यादा पढ़ना है, ये नहीं किस प्रोफेसर में ज्यादा पढ़ना है कि कम मार्क्स पे भी ज्यादा ग्रेड लग जाए, ये सब चीजें हेल्प चाहिए रहती है। किस टाइम पे पढ़ने से काम चल जाता है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ने से काम चल जाता है। दूसरा, ये तो एकेडमिक कंसर्न रहता है जो हमें काफी हेल्प हुई। दूसरा हमारा मोटो है जैसे क्रिएटिंग लीडर्स विद डिफरेंस, ओरिएंटेशन में और अच्छे डिस्कस करेंगे, जस्ट क्योंकि आप लोग सब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। उसमें मेन यही है कि हमें आते से ही, हॉस्टल में आते ही इतनी फ्रीडम मिलती। आप लोग सब हॉस्टल में है ना? सब लोग हॉस्टल में, कौन कौन हॉस्टल में है? चैट पे लिख सकते हैं आप, यस नो। ध्रुव, थैंक यू ध्रुव। अच्छा, अच्छा आप लोग की अभी वेकेशन है शायद 6 to 24 ना, इसलिए घर पे हैं शायद। ओके, थैंक यू, तो आप लोग घर पे हैं। Okay. तो जैसे ही हॉस्टल में हम आएंगे या ऑनलाइन भी, तो हमें अभी क्या है कि फ्रीडम रहती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम रहती है। हमें फ्री कर दिया गया है, एक रूम दे दिया गया है, वाईफाई दे दिया गया है, सामने कंप्यूटर दे दिया है, पर हमें बताया नहीं गया है कि उस टूल को यूज कैसे करना है फ्रीडम को। फ्रीडम बर्डन बनने लगता है। पहले जैसे सिर्फ डीडी नेशनल आता था, तो डीडी नेशनल में जो न्यूज रिपोर्टर है वो बस बोल रही है, जो न्यूज आ रही है वो बोल रही है, एक जगह खड़े होके लगातार वो बोले जा रही है। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी जैसे नेटफ्लिक्स है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हमें चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। तो वहां दिक्कत होती है क्योंकि हम ट्रेन नहीं किए गए हैं अभी तक। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी है जेई में, लाइफ स्किल्स नहीं पढ़ी है हमने। जैसे द ग्रेट, आपने वो सुना है बर्कशायर हैथवे, किसने सुना है बर्कशायर हैथवे? एनीवन नो? चैट में लिख सकते हैं बर्कशायर हैथवे। वॉरेन बफेट की है। करेक्ट करेक्ट। तो उनके वो वॉरेन बफेट सीईओ है, वाइस चेयरमैन जो है वो चार्ली मुंगर, चार्ली मुंगर है। हाँ थैंक यू अंशु। तो चार्ली मुंगर ने एक बुक लिखी है, द ग्रेट मेंटल मॉडल। तो उसमें शेन पॉलक हैं शायद, उनके बारे में वो बता रहे हैं कि ओवर अचीवर थे वो अपने टाइम पे। तो उसमें वो बहुत अच्छा चार्ली मुंगर ने कोट दिया है कि वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट द बेस्ट। तो हम उनकी लाइफ से सीखना चाहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है बेस्ट को। तो जिन लोगों को मिली है फ्रीडम, उन लोगों से आप बात करोगे तो मोस्टली एक्सप्लॉइट ही हुए हैं, वो या तो किया है या खुद हुए हैं।
इसलिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर गाइडेंस में रहना जरूरी होता है, या खुद ही हम सेल्फ डिसिप्लिन अपना बहुत ज्यादा क्रिएट कर लें। तो विनर्स जो होते हैं उनके पास ये नहीं होता कि ज्यादा मोटिवेशन होता है, उनके पास डिसिप्लिन ज्यादा होता है। तो अभी 1 घंटे की टॉक में कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आप लोग मोटिवेट हो जाओगे या मोटिवेशन मैं देना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट एक प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा और आप लोग भी साथ में इंटरेक्ट करोगे। मतलब हम लोग ऐसे सीनियर्स नहीं बनना चाहते, अब ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा नहीं बनना चाहते कि यू शुड लुक अप टू whom you should look up to, कि हमारी तरफ आप देखो और सीखो। हम एक हॉरिजॉन्टल हायरार्की क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सब साथ रहते हुए वी विल लर्न एंड ग्रो और अच्छे से सीखे। तो जैसे चार्ली मुंगर ने बताया कि बेस्ट जो चीज ऑलरेडी लोग सीख चुके हैं उनसे हम सीख जाएं डायरेक्टली। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम इसमें शेयर करते हैं क्लब में। और जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी कनेक्टेड है, 30-40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है वो रेगुलर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, जैसे शिवम हो गए, सुरेश हो गए, सूर्य सर हो गए, और भी कई स्टूडेंट्स हैं, सब ट्रेन में है अभी। तो वो लोग जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल उनको फील हुआ है और आपको भी काफी अच्छा लगेगा। मेरे पास रिकॉर्ड स्क्रीन शेयर के ऑप्शन है। ये No, sir, just a minute. शायद है। तो अगर आपको कुछ भी, मैं भी पीपीटी शेयर किया हुआ है, आप लोगों को विजिबल है ना? लो, Yes, it is. विजिबल है। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं ये थोड़ी स्लाइड्स हैं कुछ, जिस बुक से ये टॉपिक उठाया डायरेक्टली वहां से हम आर्टिकल पढ़ेंगे, और एक और बुक है डीप वर्क, थोड़ा वहां से पढ़ेंगे। तो आप लोग इंटरेक्ट करिएगा साथ साथ तो अच्छा लगेगा, और जहां भी कोई डाउट हो तो ले सकते हैं, अगर ज्यादा डाउट होने लगे तो हम लास्ट में लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 1 आवर में पूरा रैप अप कर दे क्वेश्चंस के साथ। 40 मिनट्स में आई विल ट्राई टू रैप अप। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इज लैक ऑफ फोकस और डिजीज और चॉइस। तो जैसे पता कैसे चलता है कि फोकस नहीं बन पा रहा, सबसे ऑब्वियस सिम्टम होता है कि टाइम निकल जाता है। टाइम निकल जाता है और कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये इसलिए जरूरत है अभी समझने की, क्योंकि एक एक बार हमने फोकस किया हुआ है अचीव ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन। ये दिक्कत अभी हो रही है हमें आईआईटी में आके कि हम नहीं पढ़ पा रहे। तो क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है कि, ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहूँगा, हमारा जो सबसे पहली हमारी टीचिंग है, हम ये समझाते हैं बच्चों को कि सक्सेस जो है वन टाइम इवेंट नहीं है, सक्सेस मल्टी लेवल्ड है। एक पॉइंट को अचीव करने के बाद, एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन जो है वो सक्सेस बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना। जेई जेई जो है इनिशिएशन है आईआईटी में आने का। अब मेन पढ़ाई स्टार्ट होनी थी। जेई को हमने फाइनल माइलस्टोन बना रखा था क्योंकि सोसाइटी ने ही ऐसा सिखाया था। हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं चीजें, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड क्रिएटेड बाय अदर्स। हमें जैसे सबसे पहले बताया गया कि 10th में बेस्ट कर लो, सबसे सब सही हो जाएगा। फिर 12th कर लो, सब सही हो जाएगा। फिर जेई कर लो। आगे आके किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे भी रेगुलर उसी तेजी से पढ़ना है। पर कॉमन सेंस कहता है कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना मेहनत लगा है, और वहां पे सारे बच्चे जब उसी कैलिबर के आएंगे, तो वहां पे सस्टेन करने के लिए भी हमें उतना ही कैलिबर लगेगा। कम से कम उतना तो लगेगा ही जितना हम डेवलप कर चुके हैं। उससे नीचे जाएंगे तो दिक्कत ही है। तो टीचिंग ये होनी चाहिए जब हम बता रहे हैं 10th क्रैक कर लो, 12th की 10th क्रैक करने के लिए जितना डिसिप्लिन चाहिए होगा, अगर आपने वो डेवलप कर लिया बेस्ट, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा 12th में। पर ये नहीं है बस 10th में डेवलप करके छोड़ना है। तो जैसे ही हम जेई क्रैक करते हैं, जो हमारा हमें हमारे हिसाब से जेई के पहले हमारा फाइनल माइलस्टोन होता है, आते ही पता चलता है यार यहाँ तो डेप्सी है, इंटर्नशिप है, फॉरेक्स है, प्लेसमेंट है। और प्लेसमेंट सबकी 1 करोड़ की नहीं होती, ये तो न्यूज़पेपर में क्या ही दिखाते थे। प्लेसमेंट तो मैक्सिमम 16, 18, 20, 25 लाख तक की होती है मैक्सिमम लोगों की। तो 9 लाख की भी हो जाती है किसी किसी की, वो भी Day 2। बोलते हैं बिग 4 कंपनी है पर 9 लाख की प्लेसमेंट दे जाती है, डेलॉइट वगैरह। मैं जस्ट बच गया था उससे, मैंने प्रीफरेंस उसके नीचे डाली हुई थी। नहीं तो Day 2 दूसरी कंपनी में प्लेस हो जाता। तो कहने का मतलब है कि हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि सक्सेस जो है वो मल्टी लेवल्ड है। वो
वन टाइम इवेंट नहीं है वो। इसीलिए जब हमने जेई क्रैक की तो अचानक से अपने आप को लूज कर दिया। अब वो थोड़ी देर बाद जो भी अभी सेशन में है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका फोकस चला ही गया हो, क्या पता आप और कुछ सीखना चाह रहे हो इसलिए आए हो। पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमारा फोकस चला जाता है, जितना फोकस नहीं चल जाता, जितना डिसिप्लिन हम पहले फॉलो कर पा रहे थे उतना नहीं कर पाते। तो हमें देखना होगा कि क्या ऐसी एक्टिविटी हमने ऐड की है जिसकी वजह से वो चला गया है, क्योंकि जस्ट 1 साल का ही गैप हुआ है अभी। तो ये एकदम सही टाइम है, अभी रॉ टाइम है ये अभी सही करने का इसको, है ना। तो हम लोग एक इसको पढ़ेंगे थोड़ा पीपीटी से, और थोड़ा एक बुक से भी पढ़ेंगे। बुक से ही हम लोगों ने मोस्टली ये क्वेश्चंस डाले थे। ये देख पा रहे हैं आप लोग, लाक बुक देख पा रहे हैं, लाक ऑफ फोकस डिजीज और चॉइस। Yes, sir. Yes, देख पा ओके, so anyone wants to read? ये पहले दिन तो मैसेज में शेयर किए थे हम लोगों ने। anyone wants to read? पढ़ सकते हो, ये इतना कुछ नहीं है यार, नॉर्मल इंग्लिश है। anyone? कौन कौन पार्टिसिपेंट है? सक्षम? मेरी रीडिंग इतनी अच्छी है नहीं सर। और किसी की? और कोई? 7:15 कोई भी नहीं है? अरे यार रीडिंग ही तो करनी है। चलो मैं ही पढ़ता हूँ। Harshvardhan is raising the hand. ओके, हर्षवर्धन एक्चुअली आप बोल दो Yes, sir. हर्षवर्धन ना, मैं देख नहीं पाया वो, सॉरी। हैंड रेज ना। So read करूं? हाँ रीडिंग करिए हर्षवर्धन। Do you find yourself increasingly unable to focus on your work or study for as much time as you could earlier? Do you find yourself getting bored of relationships too soon? Or do you find yourself actively searching for newer ways to spend your free time? If all this is true, don't look for a solution. Look for the problem. Only when you manage to identify the problem, you will be able to solve it. The problem you will discover is not with your restless mind, but with your lifestyle. Mice behavior is a helpless byproduct of your impatient lifestyle. With this understanding, look at your lifestyle. You will be amazed to find that you are surrounded by things, people, and an environment that demands constant change, constant reprioritization, and constant movement. Thank For you. many people, हर्ष, impatience. हर्ष, stop. अभी यहाँ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। थैंक यू हर्ष। तो यहाँ पे हमें जो ये पहले आप चैट में थोड़ा लोग लिख सकते हैं कि होता है ऐसा आप लोग के साथ, हो रही है ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी, यस नो करके लिख सकते हैं चैट में फटाफट इन अ मिनट 30 सेकेंड्स। यस यस यस, थैंक यू। ओके, देखो इसमें जो सॉल्यूशन बताया सेकंड पैराग्राफ में, प्रॉब्लम बताइए, सॉरी पहले तो यही बोला है कि सॉल्यूशन पे नहीं भागना है, प्रॉब्लम पे जाना है। तो प्रॉब्लम जो बताइए वो बताइए कि इम्पेशेंट लाइफस्टाइल है, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं that demands constant change, constant reprioritization and constant movement. Impatience, जो जो चीज हमारी impatience इंक्रीज कर रही है, हमें वो समझना होगा अच्छे से, और हम अच्छे से और समझेंगे। एक बुक है डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, किंडल लाइब्रेरी है। डीप वर्क बाय कहाँ? तो कार्ल न्यूपोर्ट शायद एमआईटी के प्रोफेसर हैं, और ये 2016 की बुक है। अभी 2019 में इनकी रिसेंट बुक आई है डिजिटल मिनिमलिज्म, तो हम इसमें से ही पढ़ेंगे। देखो तो ये येलो वाला है, वो पढ़ता हूँ मैं ही पढ़ता हूँ। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एबिलिटी। टू स्टार्ट वी मस्ट रिमेंबर that we have been spoiled by the intuitive and drop dead simple user experience of many consumer facing technologies like Twitter and the iPhone। बता रहे हैं कि सिंपल यूजर एक्सपीरियंस की वजह से हम स्पॉइल हो रहे हैं। अब देखो अच्छे से समझते हैं इसको ना, इसमें दो चीजें हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, या कोई भी ऐप व्हाट्सएप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो इससे दो चीज हो रही है। हम लोग उसी चीज में मास्टरी करेंगे जो चीज हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान समझना। और जो आर्टिकल, जो हमारा मेन आर्टिकल है जिसको हमने रेफरेंस लिया, उसमें भी आगे यही आएगा। जो भी चीज हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज में हम मास्टरी कर लेंगे। तो अब देखो जैसे हम फोन यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, इंस्टा पे फेसबुक पे रेगुलर ब्लॉग्स आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं,
जो भी हमारी फीड्स है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम पहले तो इन अटेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कॉन्स्टेंटली। हम चाह रहे हैं फोकस होना, पर हम प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इस बुक में भी बहुत अच्छी केस स्टडी एक दी हुई है, पढ़ेंगे हम अभी। तो कि कैसे उसने इसको ओवरकम किया और क्या डिस्ट्रैक्शन फेस हो रही थी। काफी अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं ये भी। और जो हमारी मेन बुक है ओपन आइड मेडिटेशन, उसकी पीडीएफ मैं बोलूंगा कि सूर्य सर शेयर करें। तो हम लोग जब भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन फेसबुक तो ये डेटा भी रिकॉर्ड करता है कि हम किस वीडियो पे कितना सेकंड्स रुके, ताकि उस हिसाब से रिकमेंडेशन दे वो हमें। पूरा डेटा साइंस का काम है ये सब। तो रेगुलर ये फीड कर रहे हैं। दूसरा कि वो हमें इतना सिंपल यूजर एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना। उनका जो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस मतलब जिसको नहीं पता है उसको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम उनके ऐप से रिएक्ट कर रहे हैं वो कितना यूजर फ्रेंडली। जैसे फेसबुक से पहले ऑर्कुट था, अगर आपको किसी को पता होगा, तो ऑर्कुट जो था वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, तो काफी ज्यादा यूज हो रहा था। पर फेसबुक जैसी आए तो बहुत ज्यादा ये फीचर्स ऐड कर, डेली फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं लोग। ये फीचर होना चाहिए, ऐसे लाइक कमेंट, पूरा पूरा जहाँ पे हम है वो कैसे लोकेशन शेयर करें डेली डेली। तो हम ज्यादा हाइपर हाइपर कनेक्टेड हो गए हम, और वो भी एक बहुत सिंपल यूजर इंटरफेस से। तो हमारे को कोई भी चीज आएगी जो थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स हो रही है तो हम इरिटेट हो जाएंगे। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करता है या ज्यादा डीप वर्क डिमांड करता है, हम इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट आदत हो गई है इजी वर्क करने की। वो हमें बना दिया गया है इनसे। इन लोगों ने कम से कम ये इंश्योर कर दिया है कि हम इनसे आगे तो कभी नहीं निकलेंगे, जो हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे फेसबुक बनाना, जो बैकएंड का कोड है वो बहुत डिफिकल्ट है, और फ्रंट एंड पे इन्होंने बहुत आसान कर रखा है जहाँ पे हम यूज करते हैं। तो हम जो इतने आसानी से इस चीज को यूज कर रहे हैं, और रेगुलरली अगर हम इसको यूज करते जाएंगे, तो हम कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स कोड तो खुद से डिजाइन नहीं कर पाएंगे जो फेसबुक को बीट कर जाए। तो तीन चीजें हो रही है हमारे साथ। सबसे पहले तो हम कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, हमें सिंपल यूजर एक्सपीरियंस दिया जा रहा है ताकि हम इंटेलिजेंट जो सॉफ्टवेयर है जिसमें ज्यादा लगेगा वो हम यूज ही नहीं कर पा रहे ज्यादा। तीसरा, हम खुद ही नहीं बना सकते फेसबुक जैसे डिजाइन, क्योंकि हमें आदत हो गई है इजी। और ये अभी से नहीं हो रहा है। जैसे आप देखोगे कि जो भी लोग अभी से काफी ज्यादा अमीर है वो चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। मतलब 302 करोड़ रुपए पर एनम सैलरी 2-3 साल पहले मैंने देखी थी सुंदर पिचाई की। इतना उसे मिलता है, इतने शेयर्स हैं उसके, और उसे और 400 करोड़ दे रही थी गूगल उसके काम के लिए। अच्छा, तो उसने इग्नोर कर दिया था वो काम कि नहीं नहीं चाहिए, आई एम ऑलरेडी मेकिंग इनफ। तो कोई भी वो इतना फ्री सप्लाई कर रहे हैं जीमेल का, और 100 GB डेटा का आपको और स्टोरेज चाहिए तो वो बहुत सस्ते अमाउंट में मिल रहा है। तो वो क्या चीज है वो जो हमारा ले रहे हैं? नॉर्मली लोग डेटा बोलते हैं कि डेटा ले रहे हैं, पर दूसरा है कि हमारा अटेंशन ले रहे हैं वो। हमारे अटेंशन, हम उनको पूरा अटेंशन दे दे रहे हैं। उसे हमारा सब कुछ पता है। मतलब कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें सीवी भेजने की। खासकर गूगल वगैरह जो बड़े एमएनसीज हैं, वो हमारा हिस्ट्री से ही चेक कर लेंगे कि हम क्या चीज है। हम लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड हो गए, इतने ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है हमारा डेटा, हमारा अटेंशन किस चीज पे रह रहा है किस चीज पे नहीं, उन्हें पूरा पता है। तो हमें ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, सबसे पहले कि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा है, यूजर एक्सपीरियंस सिंपल है, और उनसे आगे हम कभी नहीं निकल सकते जो जैसे गूगल वगैरह है। तो जैसे अब इसमें एक वो दी हुई है, केस स्टडी दी हुई है, पेज नंबर 10 पे है शायद। इसमें ये बताया हुआ है कि इस बुक में ये बताया हुआ है, आप पढ़ोगे तो, कि 3 लोग जो है ना अभी, 3 लोग एक्सेप्शनल पैसा अर्न कर सकते हैं अभी के टाइम पे। पहले वो लोग जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो आईआईटी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऑलरेडी इनका बहुत पैसा वो बहुत कम होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी देते हैं इंडिया में, जनरली वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली के लिए होते हैं, क्योंकि वही लोग कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं। रिच लोग करना नहीं चाहते, ऑलरेडी बिजनेस होता है, पुअर लोग कोचिंग अफोर्ड कर नहीं सकते। तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग ही अफोर्ड करते हैं। तो इसमें ये जो केस स्टडी है जेसन बेन की, ये दिख रहा है ना आप लोग को? जेसन बेन हैड नो आइडिया हाउ टू राइट कोड।
हाँ आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने जो 3 पॉइंट बताया। हाँ सर कर पा रहे हैं। हाँ सर कर पा। ओके, थैंक यू सचिन। तो उसमें देखो अभी जेसन बेन था जो वो इसको अपनी जॉब चेंज करनी थी, तो इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा करनी थी। तो अब क्या होता है स्टोरी में, मैं पढ़ता हूँ। एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आई कैन कंफर्म an obvious point. Programming computers is hard. Most new developers dedicate a 4-year college education to learning the ropes. एक मिनट। As a computer scientist, I can confirm an obvious point. Programming computers is hard. Most new developers dedicate a 4-year college education to learning the ropes before their first job, and even then, competition for the best spots is fierce. Jason Ben didn't have this time. After his Excel epiphany, he quit his job at the financial firm and moved home to prepare for his next step. His parents were happy he had a plan, but they were not happy about the idea that this return home might be long term. Ben needed to learn a hard skill and needed to do so fast. It's here that Ben ran into the same problem that holds back many knowledge workers from navigating into more explosive career trajectories. Learning something complex like computer programming requires intense, uninterrupted concentration on cognitively demanding concepts. मतलब जैसे कंसंट्रेशन ऐसा चाहिए कि दिमाग पूरा का पूरा लग जाता है, एकदम थक जाता है दिमाग, ऐसा कंसंट्रेशन चाहिए। बेन अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिक सा जैसे आपको आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो प्लस माइनस बैठ के आपको ये नहीं है कि 15-20 करने हैं। जैसे अबैकस जो सीखते हैं शुरू शुरू में इजी सम्स देते हैं वो, तो बच्चे जो अबैकस मशीन होती है उसकी जगह मैनुअली करने लग जाते हैं, जिनकी कैलकुलेशन से होती है। पर जब 15-15 डिजिट के आते हैं तब नहीं हो पाता। तो जब 15-15 डिजिट के आते हैं तो काफी ज्यादा डिमांड करेगा। मतलब जो भी चीज नहीं आती है वो सीखने में कॉग्निटिव डिमांड ज्यादा ही होगा हमारा, हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन दैट ड्रोव कार्ल जंग टू द वुड सराउंडिंग, इसमें पहले एक केस स्टडी और दी हुई है। तो इसमें वो ये बताते हैं कि मतलब most knowledge workers, however, as I argued earlier in this introduction, have lost their ability to perform deep work. Ben was no exception to this trend. अब Ben बता रहे हैं, I was always getting on the internet and checking my email. I could not stop myself. It was a compulsion. अब जैसे ये एक सिंपल बता रहे हैं कि इंटरनेट वगैरह ईमेल चेक कर रहे थे। मोस्ट ऑफ आप देखोगे, मतलब आपको नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, पर मोस्ट ऑफ इंटरनेट डेटा यू विल सी दैट पीपल आर यूजिंग फॉर पोर्नोग्राफी इतना ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है आईटीज में भी, रोक नहीं पाते आप। अब ये सही है गलत है वो बात की डिबेट है, लोगों का नुकसान हो रहा है, पूरी बुक्स लिखी है, इवन गिल्ट भी फील हो रहा है, पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन सब गिल्ट फील हो रहा है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स आते हैं डिस्कस करते हैं मेरे से भी ये चीज, पर उनकी हेल्प करते हैं, ऑफ कोर्स कई लोगों की हेल्प भी की है इसमें और काफी उनको बेनिफिट हुआ है। पर इंटरनेट पे क्या कर, इंटरनेट बहुत बड़ा बून है, पर किसी भी अच्छी चीज का लोग एक्सप्लॉयटेशन ही करते हैं और अपना सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। वो सेल्फ इंक्रीमेंटिंग एविडेंस है ये सब, कि खुद को ही दफना रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप अगर पकड़े गए ना, आप अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने खिलाफ एविडेंस दो। आप सेल्फ इंक्रीमेंटिंग एविडेंस नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है शायद कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप सेल्फ इंक्रीमेंटिंग एविडेंस नहीं सकते, अपने आप को नहीं दफना सकते। पर इंटरनेट ऐसी चीज है, अपने आप को आप दफनाए जा रहे हो, है ना, फोनोग्राफी मास्टरबेशन करके, आपका दिमाग ही नहीं लग रहा। और वो कांस्टेंट एक पूरी वीडियो जो होती है वो पूरा कांस्टेंट एडिशन एडिट करके डाला होता है, वो उसमें और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है आदमी का, और डोपामाइन रिलीज होता है हमारा, तो हमें अच्छा लगता है, पर इन लॉन्ग रन वो नुकसान देता है। इवन जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी बन गई है, मोटिवेशनल सेमिनार्स, मोटिवेशनल स्पीच। तो हमें सही से समझना होगा ये कॉन्सेप्ट जो हमें भी डिस्कस कर रहे हैं ना, कि कहाँ फंस रहा है हमारा फंदा ना, और उधर से कैसे निकल सकते हैं। तो आई वॉज ऑलवेज गेटिंग ऑन द इंटरनेट। अब आप देख लो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पे। और एक थोड़ा एक्टिविटी भी करेंगे, मेरे को थोड़ा याद दिलाना, एक मिनट की एक्टिविटी है जस्ट चेक करने के लिए, जिसके मोबाइल में वो ऑप्शन होगा, मैं भूल गया तो याद दिलाना। I was always getting on the internet and checking my email. I could not stop myself. It was a compulsion. Ben said, describing himself
during the period leading up to his quitting his finance job. To emphasize his difficulty with depth, Ben told me about a project that a supervisor at the finance firm once brought to him. They wanted me to write a business plan, he explained. Ben didn't know how to write a business plan, so he decided he would find and read 5 different existing plans. अब ये थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी हो जाएगी, टाइम लिमिटेड है, 7:30 ऑलरेडी हो गए. तो बेन जो है जब अपने आप को जब डेडिकेट करता है, ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू लर्निंग हाउ टू कोड. बीच बीच में चीजें होती है जब वो छोड़ता है, तो उसे समझ में आता है कि इंटरनेट मेरा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है और कोडिंग करनी है बिना लैपटॉप के, लैपटॉप ही डिस्ट्रैक्शन बन गया. वो कैसे करेगा? वो सोच रहा है, बार बार इंटरनेट खोल दे रहा है, कितना पेरेंटल कंट्रोल कुछ लगा रहा है, कुछ असर नहीं पड़ रहा. तो वो क्या करता है, अपने अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है. आई लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम विद नो कंप्यूटर. प्रोग्रामिंग सीखनी है और कंप्यूटर के साथ नहीं रखा है. और ये MIT के प्रोफेसर जस्ट रिसेंट बुक है 2016 की, तो बहुत रिसेंट केस स्टडी होगी है. और अभी उनकी नई बुक डिजिटल मिनिमलिज्म आई है, वो मैंने पढ़ी नहीं, उसमें भी काफी अच्छे केस स्टडीज डाली होगी. तो जस्ट टेक्स्ट बुक्स, नोट कार्ड्स एंड अ हाईलाइटर. कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, नोटबुक रखी, नोट कार्ड्स रखे, हाईलाइटर रखा, और 18 बुक मंगाते हैं वो, 18 बुक्स मंगाते हैं प्रोग्रामिंग की, और उसको पढ़ते हैं वो लोग जितना भी उनके पास टाइम होता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीना, उसको पढ़ते हैं. विदाउट कंप्यूटर वो प्रोग्रामिंग करते हैं कॉपी पेन में रेगुलरली. और वो उनको लगता है कि यार काफी ज्यादा फोकस हो गया मैं, तो जो उन्होंने मेन चीज थी वो लॉक कर दी. और 2 महीने ऐसे पढ़ते हैं वो. उसके बाद एक बहुत ही फेमस देव बूट कैंप होता है, काफी ज्यादा फेमस कंपटीशन है ये. और बेन बताता है कि मेरे को जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था, तो एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का PhD मिला था. उसने कहा था कि दिस इज द देव बूट कैंप, दिस इज द हार्डेस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ. देव बूट कैंप, उसमें क्या होता है कि 100 आवर्स की वर्कशॉप होती है एक हफ्ते में. मतलब समझ लो 14 आवर्स, अप्रॉक्स 14 आवर्स, उससे थोड़ा ज्यादा ही पर डे. इतना रेगुलर आप पढ़ोगे, क्रैश कोर्स होता है. तो देव बूट कैंप में 2 महीने के बाद जब बेन ने अपना प्रैक्टिस कर ली, बिना लैपटॉप के वो रहने लगा खाली कॉपी पेन के साथ रूम में, तो उसने बेन ने जब उसमें पार्टिसिपेट किया देव बूट कैंप में, तो बेन एक्सेल्ड, देखो लिखा हुआ बेन एक्सेल्ड. और सम पीपल शो अप नॉट प्रिपेयर्ड. उन्होंने देखा कि दे कांट फोकस, दे कांट लर्न क्विकली. और मतलब जो इन्होंने प्रिपेयर किया सिर्फ 2 महीने की मेहनत से. और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा जेई में ऐसा, मतलब मेरा तो पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे 2 साल पढ़ाई की है. जस्ट 1-2 महीना सही से बहुत अच्छे से पढ़े थे, उसमें काम चल गया. तो कोई भी इंडिया में तो ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो 3-4 महीना आप अगर लगातार 14 घंटे पढ़ रहे हो, या 8-10 महीना 6-6 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो आप नहीं निकाल पाओगे आप उसको. इंडिया में तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है. और प्लेसमेंट भी ऐसी है, अब थ्रू आउट अगर 3-4 घंटा ही दे रहे हो अभी से, तो आप इजीली 50-60 लाख का पैकेज लगा पाओगे, आपको अगर सही नॉलेज हो, सही एसोसिएशन में, सही एनवायरनमेंट में हो तो. Only half the students who started the program with Ben ended up graduating on time. Ben not only graduated but was also the top student in his class. धीरे धीरे टॉप स्टूडेंट बन गया. फिर उनको $25 मिलियन की डेवलपर की जॉब मिली, मतलब इसमें इतनी वेंचर फंडिंग थी उस टेक स्टार्टअप में. फिर काफी सही सेट हो गए. और उनका मेन रिलेशन जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि जिस चीज से हमें डिस्ट्रैक्शन थी, जो बेन को डिस्ट्रैक्शन थी, वो उसने हटाया और उस पर काम कर पाया वो. तो इस बुक में बताया गया है कि 3 तरह के लोग जो हैं वो पैसा कमा सकते हैं. पहला, जो ऑलरेडी जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो तो हम है नहीं, लोअर मिडिल क्लास से है मोस्टली. जिनके पास बहुत पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करके अथाह पैसा कमा सकते हैं. थोड़े बहुत भी आप अगर जानते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, इकोनॉमिस्ट को, फाइनेंशियल रिसर्चर, तो तुरंत पैसा कमा लेंगे MSc BSc में लगा के. दूसरा, जो कोई भी स्किल, इंटेलिजेंट मशीन की कोई भी स्किल्स जो है, जैसे AI ML, कोई भी हार्ड स्किल्स, ज्ञान तुरंत मास्टर कर पा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और मास्टर कर पा रहे हैं. मतलब दे कैन मास्टर हार्ड थिंग्स वेरी इजीली एंड क्विकली. वो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. इसमें नीट सिल्वर का एक एग्जांपल है, जो कि बहुत जबरदस्त मीडिया जर्नलिस्ट है. वो क्या करता है कि पोल इलेक्शन के रिजल्ट्स देता है वो. तो वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करता है जो कि पॉसिबल नहीं है सारे जर्नलिस्ट को यूज करने के लिए. वो यूज करके कर देता है, तो उसी सॉफ्टवेयर की वजह से वो यूज कर पाता है. इवन AR रहमान सर है, हमारे एक फ्रेंड है ईशान, आप लोग कभी आएंगे तो मिलवाऊंगा. वो बताते हैं कि
कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आता है ना म्यूजिक जनरेट करने के लिए, जो सबसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है तो वो ए आर रहमान सर के पास होता है, तो तुरंत मास्टरी करते हैं वो इस पे, इसलिए सबसे सॉर्टेड म्यूजिशियन है वो अभी म्यूजिक डेवलप करने के लिए, सबसे सॉर्टेड ए आर रहमान सर। तो पहला ये हो गया जिनके पास पैसा है, दूसरा जो कोई भी चीज मास्टर कर सकते हैं, तीसरा जो अपनी जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंट है वो। मतलब टैलेंट, इस बुक में बताया हुआ है कि टैलेंट ऐसी चीज नहीं है कि आप 4 लोगों का टैलेंट मिला दोगे तो एक हाई टैलेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। टैलेंट क्यूमुलेटिव एडिंग नहीं होती है उसकी, टैलेंट सिंगल सिंगल होता है, सीधा मोड का होता है, मैक्सिमम जो है वही टैलेंट है। तो अभी की जॉब्स ऐसी हो गई है, खासकर अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंडिया जो है आईटी कैपिटल है एक तरह से, सर्विस सेक्टर में काफी बूम है हमारे। तो जो भी जॉब्स आएगी, एक तो जॉब्स पर्सपेक्टिव है, ऑफ कोर्स एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए हमारा। इंडिया में काफी यूनिकॉर्न्स निकले हैं अभी, चाइना यूएस के बाद तीसरे नंबर पे इंडिया पे निकले हैं, यूरोप से ज्यादा निकले हैं, तो वही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पर कुछ भी हो तो अपनी चीज में हमारा सबसे ज्यादा मास्टरी होनी चाहिए। आप कार रेसर हो, आप कुछ भी हो, वो प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपकी अपनी चीज में अगर आप बेस्ट हो तो आपकी डिमांड होगी, क्योंकि टैलेंट ऐसा नहीं होगा कि आपको जो काम आता है तो 100 लोगों को एक साथ बिठा दे तो वो आपका काम कर जाएंगे, आप अकेले भारी पड़ोगे। तो लोग पूरी टीम को हायर करने से अच्छा वर्चुअल, ये तो कोरोना आने से पहले ये बुक लिखी हुई है तो इसमें बताया हुआ है, वर्चुअल एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा फोकस होने की वजह से जरूरत ही नहीं है कि हम एक पूरी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हायर करें। घर बैठे बैठे लोग अपना क्लाउड पे कनेक्ट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और 6 महीने 100 लोगों को प्रोजेक्ट कर देने से अच्छा है कि 15 दिन एक जो बेस्ट आदमी है उसको दे दिया ज्यादा पैसे देके, वो काम करके दे देगा आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म। तो अपनी चीज जो भी आप करना चाहते हो उस पर मास्टरी कर लो। तो यही 3 लोग जो इन्होंने ऑथर ने बताया काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे एटलीस्ट। तो जैसा मैं बता रहा था कि गूगल वगैरह है ये फ्री फ्री चीज दे रहे हैं हम लोग को ना, काफी ज्यादा हम लोग को फ्री चीज दे रहे हैं और फिर भी अमीर है, तो अटेंशन ये ले रहे हैं हमारा, तो हम इनके रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, हम लोग को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अभी। जो भी एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो डाला ही गया था हिस्टोरिकली, वो डाला ही इसलिए गया था कि हमें सर्वेंट बनाया जाए ब्रिटिश ऑफिसर्स का, हमें कभी भी रूल करने के लिए नहीं दिया गया। वही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है। हिस्टोरिकली ये पता करता है, थोड़ा बहुत मैं हिस्टोरिकली भी बताऊंगा आपको, आगे डिस्कस करेंगे भी। तो हमें रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है हमारे अटेंशन को, हमारा रॉ मटेरियल उनके लिए बेनिफिट है, पहले भी यही किया गया था। रॉ मटेरियल को लेके हमारे वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स आते थे, अभी भी वही फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं हम, बस इंडिया बस रॉ मटेरियल है उनके लिए। लिंक्डइन वगैरह में मैक्सिमम लोग जो है इंडियंस ही हैं, तो काफी लोग सपोर्टिव रहते हैं, इकोनॉमी बचाने के लिए भी इंडिया को सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल इंडिया का इंटेलेक्चुअल एक रॉ मटेरियल, इंटेलेक्ट रॉ मटेरियल बन गया है सबके लिए। इसको बड़े ध्यान से समझना होगा आपको। और ज्योग्राफी का एक थ्योरी है या लॉ है, लॉ ही है शायद, कि जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है ना उसको पुअर रखना होता है। जिस भी कंट्री के पास सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है, कीप देम पुअर। और जैसे इंडिया है, तो इंडिया में रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जो पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इधर है, इससे सिचुएटेड है, काफी रॉ मटेरियल है। तो इधर इस एरिया को कोशिश करते हैं लोग कि पुअर रखें मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि अगर यही एरिया रिच हो जाएगा तो रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। और काफी टाइम तक अभी भी पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया जो था रॉ मटेरियल की तरह एक्ट किया है। और तो जैसे ये जो स्कैवेंडियन कंट्रीज है, नॉर्थ स्कैवेंडियन कंट्रीज, दे अल्ट्रा रिच है ये लोग, बहुत लूटा है इन्होंने, लूट लूट के बहुत रिच है ये लोग। यूएस वगैरह वो पूरा जो एरिया है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, डेट्रॉइट वगैरह जो टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, कनाडा के जस्ट नीचे। और उधर से पूरा आप स्ट्रेट आओगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे तो स्कैवेंडियन कंट्रीज आएगी, जर्मनी आएगा जिसमें बॉश भी है, स्टटगार्ट, एडिनबर्ग, परफ्यूम कंपनी है कौन सी ध्यान नहीं है वो, पूरा उधर एक राइन नदी के अकॉर्डिंग सिचुएटेड है वो। तो पूरा रॉ मटेरियल लेके जाते हैं उधर, मैन्युफैक्चर करते हैं। और इतना ज्यादा इन लोगों का मतलब बोलबाला है कि जैसे आर्टिकल 21 है अपना, तो राइट टू लाइफ है वो, है ना। तो उनके राइट टू लाइफ में काफी चीजें हैं, जैसे राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन, काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी। उनका राइट टू लाइफ के अंडर आते हैं राइट टू फ्री 2 Mbps इंटरनेट स्पीड।
मतलब इस लेवल की सोच चल रही है उनकी, आप देखो। तो हम लोग मतलब एक तरह से वैसे तो रॉ मटेरियल है ही, पहले तो उनको दिया ही सप्लाई, अभी भी दे रहे हैं उन्हीं लोगों को, जो पूरी की पूरी तरह एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा बेनिफिट चाह रहे हैं फेसबुक गूगल, कि हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा टेंशन ले रहे हैं, और हम क्यों इनके हेल्पलेस बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये एक तो इम्पेशंस दे रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल को, जिससे हम फोकस नहीं कर पा रहे, और इनको और हम पैसे दे रहे हैं, मतलब एकदम ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हुई है हम। मतलब ये इस लेवल के डेवलप्ड है ये लोग। और मैंने अभी मैंने शेयर करता मैं कहीं पढ़ा था मैंने कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स अपने ही बच्चों को जो थे उनसे, या जिनको गाइडेंस देते हैं, उनको यूज नहीं करने देते वो कंप्यूटर वगैरह, और हम लोगों को फ्रीली काफी कितना ज्यादा बांट रहे हैं, रोज नए। तो हमें समझना होगा कि चल क्या रहा है, थोड़ा ब्रॉडर बर्ड सही रखना पड़ेगा हमें सिचुएशन पे ना। साइमन सिनेक है वो, काफी वो इन लोगों को ट्रेनिंग देता है ना, सीईओस को। साइमन सिनेक, स्टार्ट विद व्हाई उसकी बुक है, साइमन सिनेक, वो पढ़ सकते हैं आप लोग, काफी सही बंदा है साइमन सिनेक। तो राइट टू, देखो राइट टू एमबीपीएस इंटरनेट स्पीड, ये सिटीजन इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं वहां पे। इस लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ, एजुकेशन ही नहीं पहुंचा है ट्राइबल एरियाज में, इंडिया में इतनी बुरी हालत है, पहुंच नहीं पा रहा है, करप्शन जो भी कारण है। तो हम लोग का दायित्व है ये, एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वैसे ही जो ऊपर इंटेलेक्चुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, इस पर टैक्स लगना चाहिए इन सब चीजों पे। इंटेलेक्ट है तो टैक्स देना चाहिए। अब वो टैक्स ऐसा नहीं है कि मनी के फॉर्म में हो, अवेयरनेस के फॉर्म में भी हो सकता है कि आपने कितने लोगों को अवेयर किया ये सब। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी, और हमें पहले तो अपने आप को बचाना है। हमारे जो भी, अब देखोगे सेजेस वगैरह है, वो पहले इनर प्रॉब्लम पे वो करते हैं फोकस, बाद में एक्सटर्नल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो ये अच्छे से गार्ड बांध लो कि इम्पेशेंट लाइफस्टाइल हमारी जहां जहां से आ रही है, उस चीज को हमें रोकना होगा। तो काफी एक्सप्लेन किया मैंने, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक तो एक चीज करो कि आपके मोबाइल में आप देखोगे सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग या पेरेंटल कंट्रोल का एक वो होगा, ऑप्शन होगा, उसमें जाके देखो आप अभी कि आपने कितना देर यूज किया है। और कोई चाहे तो लिख भी सकता है चैट पे, कौन से आपने टोटल कितना यूसेज किया है आपने स्मार्टफोन का ना, डिजिटल वेलबींग पे जाके लिख सकते हो। एक एक्टिविटी तो ये करो आप सबसे पहले, अभी 20 मिनट्स है, हमें एक खत्म करना है आर्टिकल, काफी चीज रह गई हैं। तो 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जाओ स्मार्टफोन पे, और पैरेलल वो भी लिखना है कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं मेरे सेशन से, कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। 2 hours 5 minutes, रचित थैंक यू। रचित आप चैट पे लिख सकते हैं कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब आप जो मैं बोल रहा हूँ। नितेश, हाँ हेलो भैया। हाँ 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 मैं हितेन हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने जैसे कनेक्ट तो किया है, जैसे 2-3 दिन का मैं देख रहा था कि बहुत दिनों से, मतलब जैसे कि वो क्या है, आदत हो जाती है, सुबह अपन पढ़ते हैं, हम्म मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन हम्म जैसे ही शाम होती है अपन डीमोटिवेटेड, अपन को कुछ चाहिए कि अपन मतलब कुछ बहुत ज्यादा कर लिया आज ऐसा लगता है। हम्म तो अपन फिर इंस्टाग्राम की तरफ टर्न आउट हो जाते हैं कि इंस्टाग्राम चलाते हैं। मूवी देखने का तो टाइम नहीं रहता, जैसे टीवी वॉचिंग कर लेते हैं, तो फिर अपन थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर कल के लिए फिर मोटिवेशन आ जाता है, फिर दिन भर पढ़ते हैं, फिर रात को वही इंस्टाग्राम। तो फिर मैंने ऐसा नोटिस किया कि अपन ज्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। हम्म किसी को ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये ऐसा पिछले साल, मतलब जैसे 12th में थे तो ऐसा लगा कि हाँ यार ये नहीं करता था, इंस्टाग्राम कम चलाता है, इसकी आईडी नहीं है तभी इतना कर पा रहा होगा। फिर वो बात आ गई कि अपन ने किसी को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छा सीखने की कोशिश की कि हाँ यार ये नहीं चलाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो फिर मैंने 2 दिन से अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टाग्राम। हम्म फिर अभी सिर्फ व्हाट्सअप वगैरह कभी सभी स्टेटस वगैरह देखने के लिए, बाकी मैंने बंद कर रखा है उसको, तो उससे थोड़ा ऐसा फोकस हो रहा है। बाकी मैंने ये भी चीज नोटिस किया है कि वो आपने बोला ना कि अपन को इजी थिंग्स की आदत हो जाती है। तो वो जैसे मैंने देखा है कि जब भी पढ़ने बैठते हैं तो जैसे इजी थिंग आती है, कैसी कि भैया ह्यूमन कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है इन्वायरमेंट को, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये वगैरह, ये तो सब पढ़ा लिखा है। तो ये जब पढ़ते हैं तो पूरा फोकस रहता है कि जैसे ही कोई हाई टॉपिक आया, अपन ने पढ़ना चालू किया, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, इसके डेफिनेशन वगैरह कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी आया, तो वो भी जैसे ही कुछ टफ आया तो अपना दिमाग जो है चलने लगता है, वो और कुछ सोचने लगता है, फिर फोकस नहीं आ पाता है, फिर अपन डिस्ट्रेस हो जाते हैं कि अपन से पढ़ा नहीं जा रहा है। करेक्ट। तो मैं ये सोच रहा हूँ मतलब इसका क्या सोल्यूशन होगा भाई। हाँ, एक बार आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और क्योंकि टाइम लिमिट है, तो
तो जिसके क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा और एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। आपने क्या नाम बताया था? नितेश? हितेन हितेन हितेन, थैंक यू हितेन। आप पूरा आर्टिकल डिस्कस करने के बाद एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखना कि आंसर मिला कि नहीं, है ना हितेन? आंसर तो वो मिल रहा है मेरे को कि हाँ, वो इंस्टाग्राम वगैरह से आदमी जो है वो इजी थिंग्स की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करता है, वो जैसे ही टफ चीज आती है वो पीछे भागने की कोशिश करता है। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, अभी सॉल्यूशन हितेन अभी और अच्छे डिस्कस करेंगे ठीक 15-20 मिनट। ठीक। थैंक यू हितेन, थैंक यू। तो हम करते हैं तो और कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ से? फॉर मेनी पीपल। तो आप इम्पेशंस समझ गए ना? इम्पेशंस जनरेट जिस चीजों से हो रहा है उस चीजों पे हमें ध्यान रखना है। तो आप एक खुद लिख सकते हो आज ना, सेशन के बाद लिख सकते हो, या अभी हम लिख लेंगे 1 मिनट फिर देखे इसको, याद दिलाना आपको। तो फॉर मैं ही पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का। फॉर मेनी पीपल impatience is a sign of enthusiasm and eagerness to grow, but in reality it may be a sign of anxiety. In an impatient mind, the desire to run into the perceived security of future is so prominent that it's just impossible to experience anything tangible in the present. Present में कुछ भी experience नहीं कर पा रहे हैं। The fact is that an impatient person can neither motivate others nor motivate himself. Motivate वगैरह तो दूर की चीज है, दूसरों को करना। अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस बार है उससे ही नीचे गिर गए हैं। मैं जस्ट जो ऑडियंस बैठी उसी की बात कर रहा हूँ, जो ही एडवांस क्रैक करके आए हैं, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, उन लोगों को फोकस की प्रॉब्लम हो रही है। और मैं खुद इससे गुजरा हूँ, मुझे मेरे सीनियर्स ने हेल्प की सी क्लब के थ्रू, तो मैं भी सरपास कर रहा हूँ सेम। तो हमें लगता है कि क्लास में बैठे हैं और जो 6 घंटे का पेपर दे के आए हैं लोग, उनको 45 मिनट की क्लास में बैठने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है हम लोगों की। क्रिटिकलिटी अच्छे से समझ लेना आप लोग कि क्या बता रहा हूँ। जो 6 घंटे का एग्जाम लिख के आए हैं और उससे वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया है, वो 45-50 मिनट की क्लास में नहीं बैठ पा रहे हैं। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो आप, रोना आ रहा है मुझे, अब सच्ची बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि एक तो यही है कि कांस्टेंट रीपराइट है। मतलब आप आओगे हॉस्टल तो आप देखना, रात में पढ़ रहे होगे तो मेरे दोस्त मेरे को ले चलते थे साइकिल से, इंडिया गेट ले जाते थे पढ़ते पढ़ते, और मैं चला भी जाता था क्योंकि लगता था वही सही है। पर वो कब हैबिट में बदल गया, कब प्रैक्टिस कांस्टेंट हो लगी, क्लास में घुसते ही निकल जाते थे। जैसा अभी नितिन भी बता रहा था कि जब तक इजी चल रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही हार्ड क्लास थोड़ी सी आई, प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल थोड़ा सा भी हार्ड हो रहा है, तुरंत हम क्लास से निकल जाते थे, बैग वहीं छोड़ गया, दूसरे दोस्तों को बोलते थे। तो ये जैसी आप में आदत डेवलप होने, फिर ऑफ कोर्स मैं थर्ड मतलब कनेक्ट हुआ जब इससे, तो मेरा इंक्रीज हो गया काफी ज्यादा, सीजीवीडी प्लेसमेंट सब आराम से हो गई प्लेटू, और पूरा बैच ही हमारा जो भी कनेक्टेड था क्लब से इजीली निकल गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि बहुत ही कम लोग मेहनत निकल पाए थे सेंस कंट्रोल से। अच्छे से सेंस कंट्रोल भी डिस्कस करेंगे थोड़ा हम अभी। तो हमें देखना होगा कि क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोई देख, तो ये मोबाइल का आपको देखना होगा, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अलावा पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन पे भी रखना कंट्रोल, देख लेना इस पे इसकी कितनी हैबिट जा रही है। इससे तो पूरा फिजिकल हेल्दी खराब हो जाती है इससे। कई सेक्सोलॉजिस्ट की बुक है इस पे, कार्ल जंग और भी है, मैं कभी और क्लास में शेयर करूंगा आपको, या कभी ऐसे ही मिलेंगे आईआईटी में तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और गिल्ट होता है वो अलग। तब मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब मैं देखा था, मतलब मुझे मालूम पड़ा था अभी 1 महीने पहले, बहुत फर्क हो गया था, मतलब मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो गया था। करेक्ट मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि सीवन रिटेंशन कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है आदमी की, तो ब्रेन को नरिशमेंट नहीं मिलता है, ब्रेन के टिश्यूज को। वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी हम और डिस्कस करेंगे, पर वो बुक से ही पढ़ेंगे। वो भी खुद से ये सब चीजें करना सही नहीं है, गाइडेंस में ही रह के काम करना चाहिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है वो चीज, तो उन्हीं से सुनेंगे। तो जैसे अब महाभारत से इसमें एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा, कि इन द महाभारत द्रोणाचार्य, जैसे कि आप लोगों ने वो सुना होगा कि आंख में, चिड़िया की आंख में तीर मारनी है। तो मैं पूरा इसमें से नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो पहले भीम को बोला था, तो भीम से पूछा क्या दिख रहा है, तो भीम बोले मुझे जो सुंदर सुंदर फल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हट जाओ, तुमसे नहीं होगा। दुर्योधन से पूछा तो वो बोले कि तुम्हें स्काई दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा है, बर्ड दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोल रहा है कि मुझे ये सब दिखाई दे रहा है और आप भी दिखाई दे रहे हो। द्रोणाचार्य बगल में खड़े थे, वो सच बोल रहा है, वो अच्छी बात है, पर वो बोल रहा है कि ये सारी चीज दिखाई दे रही है, ट्री बर्ड आप भी दिखाई दे रहे हो।
तो द्रोणाचार्य बोल रहे हैं कि नहीं होगा। बाद में फीडबैक लेता है दुर्योधन की क्या क्या गलती हो रही थी मुझसे, तो वो बोले कि तुम्हारी अभी ये हैबिट है कि तुम सारी चीज एक साथ कंट्रोल करना चाहते हो, मल्टीटास्कर, सारी चीज एक साथ कंट्रोल करना चाहते हो। और लाइफ भर दुर्योधन के साथ यही भी रहा। मतलब हस्तिनापुर देवी दिया जब, जो भी स्टोरी है महाभारत में, जिसने सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी होगी मैं थोड़ा बता देता हूँ। हाँ हस्तिनापुर हाँ और इंद्रप्रस्थ में डिवीजन जब हुआ तो दुर्योधन को चैन नहीं था उसमें, वो इंद्रप्रस्थ भी कंट्रोल में चला था जब तक चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने थे तो भी। तो ये दिक्कत लाइफ भर रही, तो आपको भी देखना पड़ेगा, कोई नई जो खराब हैबिट डेवलप कर रहे हो अभी तुरंत तोड़ो उसको। और युधिष्ठिर महाराज का इस बुक में दिया नहीं है। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा था कि उन्होंने बोला कि जब मैं चिड़िया को मारूंगा, तो वो एक वुडन थी, तो वो बोला कि मेरे को ध्यान देना होगा कि नीचे एक घोंसला है, वो गलती से उस पे ना गिरे, नहीं तो घोंसला टूट जाएगा। और उस पे नहीं तो नीचे एक चींटी का ढेला है, उस पे ना गिरे तो चींटी का ढेला टूट जाएगा। इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज ने द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम धनुर्धारी तो अच्छे नहीं बन सकते, आर्कर तो अच्छे नहीं बन सकते, पर राजा बहुत अच्छे बनोगे तुम, क्योंकि तुम सारे लोगों की केयर कर रहे हो, देख रहे हो मेरे वजह से किसी और को नुकसान ना हो। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम। तो हुआ भी ऐसे ही आगे चल के जो स्टोरी में आता है वो। तो लास्ट में अर्जुन को बुलाया था द्रोणाचार्य ने, काफी हीरोइक है, पर ऐसे ही हुआ था कि लास्ट में ही आए थे अर्जुन। The unimpressed Drona then turned to Arjun and asked him to take aim. When asked what he could see, Arjun matter of factly said, "The bird's eye." Even before he shot the arrow, Drona knew what the result would be. According to Drona, life's success or failure does not lie in the action per se, but in the mindset with which that action is carried out. As expected, Arjun's arrow fired the eyes of the wooden bird right in the center with unbelievable accuracy. तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो कर एक्शन लेने से पहले जो माइंडसेट है उसी में विक्ट्री लिख गई थी अर्जुन की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग इज अ बोल्ड एक्ट ऑफ पेशेंस। मतलब ऐसे समझ लो, इंटीग्रल डी ऑफ पेशेंस इज इक्वल टू फोकस। आप बार बार अपनी रूटीनली एक्टिविटी में पेशेंस लाओगे, कोई बोल रहा है आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड करो, थोड़ा सा ठहराव ला रहे हो हर चीज में, तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, चल चल नाइट में चलते हैं, चल इंडिया गेट चलते हैं, चल क्लास छोड़ते हैं, तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, थोड़ा सोच के देख के कंक्लूजन ले रहे हो, पेशेंस डेवलप कर रहे हो हर चीज में। इवन लिखते वक्त भी आप कोई चीज लिख रहे हो, क्लास में दोस्त बना रहे हो, तो ध्यान दे रहे हो आप कि मेरी राइटिंग अच्छी आ रही कि नहीं। मतलब कंसंट्रेशन जो है, अगर कोई ऑफ कोर्स हम अपने क्लब में हमारा काफी अच्छा एस्पेक्ट है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस कराते हैं, ब्रीदिंग भी, चैंटिंग मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं हम, वो क्योंकि ज्यादा रिलायबल है, तो हम चैंटिंग मेडिटेशन कराते हैं। पर वो जो है हमें देखना होगा जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो वन टाइम इवेंट नहीं है कि हम 2 आवर्स ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे दिन भर अगर हम 24 घंटा में 2 घंटा सिर्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और 22 घंटा डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेडिटेशन विल नॉट वर्क, कंसंट्रेशन आएगा ही नहीं। कंसंट्रेशन आने के लिए आप जो भी, आप अगर अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो तो मम्मी पापा से बात कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए कि मेरी क्या असाइनमेंट है, आपने टाइम निकाला है। और टाइम वही मैनेज कर सकता है जिसको एक्चुअल में सेंस कंट्रोल है, नहीं तो वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाएगा। तो आपको हर चीज में पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, इम्पेशेंट मत रहो। लोगों को लगता है जो ज्यादा इम्पेशेंट है बहुत बिजी है, कई लोगों को देखता हूँ मैं आजकल दिन भर फोन पे बात करते रहते हैं, जहाँ पे अभी जहाँ सोसाइटी वगैरह में भी ऐसा लगता है बहुत बिजी, कुछ कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब मैंने तो नहीं देखा, 10 साल से यही देख रहा हूँ बस की उन पे ही बात कर रहे हैं और लगता है बहुत बिजी है, कुछ ऐसा तो अचीव नहीं कर रहे, परफेक्ट बन जाएंगे कल को, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें हर एक्टिविटी में देखना होगा। लिख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि सही, मतलब राइटिंग लिख रहे हैं जब हम, तो देखना चाहिए कि राइटिंग सही आ रही है कि नहीं, लेजिबल है कि नहीं वो पढ़ने में। हमें लिखते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि क्लास के बाद मैं ये करूंगा, लिखते हुए क्लास में रहो। ऑलरेडी आप आ गए हो क्लास में, आईआईटी में आ गए हो, मतलब अब आईआईटी से पास आउट होने के बाद कम से कम आपको सबको सब कोई इंजीनियर तो बोलेंगे ही आपको, तो अच्छे ही इंजीनियर बन जाओ यार। मतलब जबरदस्ती बेइज्जती नहीं फील होनी चाहिए वहाँ पता लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, प्लेसमेंट में प्लेसमेंट हो गई गलती से और जॉब में कुछ हो नहीं रहा। तो अच्छे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सेंस कंट्रोल करें। तो एक काफी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बुक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये मार्शमैलो टेस्ट है, आप लोग खुद पढ़ना है इसके बारे में, लिख लो मार्शमैलो टेस्ट क्या है। और इसमें मैं वही दिखा रहा हूँ कि सेंस कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है। और इनिशियल अर्ली माइंडसेट में अगर पता लग जाता है बच्चे की सेंस कंट्रोल ज्यादा है, तो उन्होंने
ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है लाइफ में। आप लोग खुद देखना ये क्या है, मार्शमेलो टाइम 7:53 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये एक श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एक ऐसी बुक है जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जब चल रहा था, आज से एक हिस्टोरिकल बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है ये, और 500 साल पहले लिखी गई है ये। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था जैसे चार्ली मोंगर से, कि जो भी चीज ऑलरेडी लोग डिस्कवर कर चुके हैं बेस्ट पीपल, हमें डायरेक्टली उनसे सीख लेना चाहिए। तो एक तो ये कि भक्ति मूवमेंट, आप सूफी मूवमेंट देखोगे, आपको अगर देखना है कि इंडिया सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और उसमें किस चीज में डेवलपमेंट हो रही है, किस चीज में नहीं, तो आप देखो जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो क्या कह रहे हैं, वो किस चीज पे देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। अब वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, किसी कोई भी, मतलब आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के आईएएस ऑफिसर्स का नाम भी नहीं जानते होंगे, तो वो ऑफ कोर्स सिस्टम फ्लॉ है कि कनेक्शन नहीं है। यही हमारे साथ आईआईटी में भी होता है कि 4th ईयर के बच्चों को जानते नहीं है, वही बैरियर ब्रेक करने के लिए श्रेष्ठा क्लब को बनाया। तो आईएएस ऑफिसर्स का नाम ही जानते हैं, पर उनका माइंडसेट समझना है तो आप यूपीएससी के पेपर्स देख लो, आप सब लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर निकाल के, तो आप उसमें देखोगे, मैंने खुद देखा है उसमें ही। तो भक्ति मूवमेंट और नितिन, थोड़ा आप नोट कर लेना, ज्यादा फायदेमंद होगा, आपने बोला आप तैयारी करें। भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट काफी ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है बार, और बुद्धिज्म जैनिज्म पे भी ऑफ कोर्स। जैसे सूफी सेंट्स है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और आफ्ताब कुछ थे, नूरुद्दीन थे। तो इन लोगों ने उस टाइम रिलीजन की डेफिनेशन ऐसी दी थी जो मास स्केल पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। वुमेन में भी अंदल थी, महादेवी थी, मुक्ताबाई थी, ये सब महाराष्ट्र डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से थे। और अपने इसमें भक्ति मूवमेंट में रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, भक्तिविनोद ठाकुर थे, इन लोगों ने काफी ज्यादा काम किया है हिस्टोरिकली। और ये सब इनिशिएटेड थे, सब लाइन में थे चैतन्य महाप्रभु के, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, उनके पूरे उसमें थे वो चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु पे इवन डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया पूरा, वो अभी भी कैरी आउट हो रहा है। तो इस उन लोगों का जिसका अभी भी यूपीएससी, जैसे यूपीएससी जो है 2013 से आप देखोगे, आप जब पेपर खुद देखोगे तो वो पता चलेगा कि मतलब हमें ब्यूरोक्रेसी का माइंड समझना है कि इंडियन सोसाइटी मूव क्या कर रही है। तो उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल जो है वो नहीं रह गया है, एक पार्टी का रोल रह गया है। मतलब अगर कांग्रेस ने कुछ फैसला कर लिया तो एक अगर पार्लियामेंटेरियन अगर कुछ अलग बोल रहा है तो उसका फायदा नहीं है। तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल नहीं रह गया, पार्टी का रोल रह गया। तो वो समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज वो कैरी कर रहा है। तो यूपीएससी बार बार कैरी कर रहा है भक्ति मूवमेंट को, और ऐड कर रहा है चैतन्य महाप्रभु का जो भी अचीवमेंट हुआ, तो क्योंकि इस चीज की नीड है अभी, या आगे होने वाली है, या चीज बढ़ रही है। तो मैंने डायरेक्टली जो वो कह रहे थे उसी में से उठा लिया, हिस्टोरिकल बुक जो उनकी बुक है जो उन्होंने लिखी है। और जो बुक स्पेसिफिकली रूप गोस्वामी ने लिखी है, तो ये उस टाइम के बंगाल प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर थे, तो और भक्ति ठाकुर आईएएस ऑफिसर थे अपने टाइम के। तो ये काफी मटेरियली भी स्ट्रांग लोग थे, और इन लोगों ने देखा है कि कैसे डेवलप हुआ है सोशल रिलीजियस मूवमेंट। और आप देखोगे तो जो भी मूवमेंट है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बंगाल साइड से ही ओरिजिनेट हुए हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। एक बुक है द ब्यूटीफुल ट्री, मैंने निकाल के तो रखी थी, द ब्यूटीफुल ट्री, हाँ, ये धर्मपाल की इन्होंने लिखी, धर्मपाल जी ने। तो उसमें बताया कि देखो, in his first report he observed that there exist about 1 lakh village schools in Bengal and Bihar around 1830s। मतलब 1830s में 1 लाख स्कूल थे हमारे, भी सब डिस्ट्रॉय किए गए। इस टाइम पूरे यूके वगैरह में इतने स्कूल नहीं थे, कुछ हार्डली 500 स्कूल थे पूरे यूके में, सारे टाइप के मिला के। थॉमस मोनरू तो कहते थे कि एवरी विलेज हैड अ स्कूल, इतना जबरदस्त पास था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें काम की है जो 1500s में सूफी मूवमेंट, सूफी सेंट्स, जो जितनी वुमेन्स थी, जितने भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे, जो इन्होंने लाए हैं, जो टीचिंग दी है, उससे इतना ज्यादा डेवलप कर चुका था। और वो फॉलो नहीं किया, जो हमें पता लगता है एक और बुक अमंग इंडिया स्टूडेंट्स है जिन लोगों ने, उसके वजह से ये डिटोरिएट हुए। तो 1 लाख विलेज स्कूल्स थे, और उसमें भी ऐसा नहीं, कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी प्रिवेलेंट नहीं था इन सब जगह पे, जैसा मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट बता रही है। कैसे हिस्ट्री काम करती है मैं कभी और डिस्कस करूंगा। तो मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट बता रही है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कास्ट सिस्टम था, क्योंकि जो लोग इनके हिसाब से जो शूद्रास थे, अभी क्या किसको बोल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा थे। इट वाज द ग्रुप टर्म शूद्रास एंड द कास्ट कंसिडर्ड बिलो देम
who predominated in the thousands of then still existing schools in practically each of these areas. तो काफी ज्यादा इसमें था। तो ये श्लोक जो नेक्टर इंस्ट्रक्शन में है वो ये बता रहा है, उसमें फर्स्ट श्लोक है। अब मैं ऑथेंटिसिटी बता रहा हूँ आपको, और एक और चीज से बताता हूँ, मतलब ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा नोट करती है चीजें। आप देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने पहले से ही डाला हुआ है सिलेबस में, चैतन्य चरित्र ये यूपीएससी का सिलेबस है और इन्होंने डाला हुआ है, और इसी चीज पे बार बार पूछ रहे हैं वो। वैष्णव पदावली ये सब रूप गोस्वामी सत्येंद्र गोस्वामी ने लिखी है, तो इस सिलेबस का पार्ट है ये सब बंगाली लिटरेचर के। तो ये हिस्टोरिकली काफी ज्यादा इसको एविडेंट दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग भी इस पे रिलाई कर सकते हैं जब बेस्ट ब्रेन्स इंडिया के कर रहे हैं। तो जस्ट ये मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टली कुछ भी ऐसा नहीं पढ़वा रहा हूँ जो आपको पता नहीं। तो ये बता रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान सविशेता दिया सर्वम अपीमम पृथ्वी से। तो बता रहे हैं इसमें, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि टंग का अर्ज, स्टमक का अर्ज और जेनिटल का अर्ज माइंड टिप 1500 में बता दिया उन्होंने। टंग का दो अर्ज होते हैं, एक बोलने का और एक खाना खाने का। मतलब खाना खाने का और जैसे पेट का अर्ज भी भूख लगने का है। तो एक है कि भूख लगी है, दूसरा है कि पेट भर गया पर पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो ये टंग का अर्ज हो गया है खाने वाला। और एक बोलने वाला है कि फालतू बोलने का चटर पटर आदत है। जो टंग के दोनों अर्ज, स्टमक का अर्ज भूख वाला और जेनिटल के अर्ज जैसे ऑफ कोर्स इलिसिट सेक्स, मास्टरबेशन, ये सब कंट्रोल कर पा रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है वो। मतलब ये तो बता रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर के रियल में कि वो पूरा वर्ल्ड लीड कर सकता है। तो उसी टाइम बता रहे हैं 1500s में। तो ऐसे ऐसे थे लोग जिसकी वजह से बंगाल इतना ग्रो किया उस टाइम, और ये फॉलो नहीं हुआ तो वो टूटा भी। तो ये तीन चीज पे आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी चीज इम्पेशंस की एक्टिविटी, इम्पेशंस जो आ भी रहा है, तो आपको अर्ज भी देखना पड़ेगा कि कौन से मेरे सेंस है जिसका अर्ज मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। टंग, स्टमक, जेनिटल, उस पर काम करो। तुरंत भूख, हमेशा खाली पेट होने का मतलब ये नहीं कि भूख लगी है। अच्छा होता है खाली पेट रहना, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है वो। तुरंत हमें अर्ज को सेटिस्फाई करने नहीं भागना चाहिए। तुरंत मन कह रहा है कि चलो, क्रोध के वेग को रोक लिया, एंगर को रोक लिया है ना, क्रोध का वेग जो है वो रोक लिया, मन के वेग को रोक लिया, माइंड के एग्जैक्ट क्या वेग होते हैं ये भी समझ ही लेते हैं हम। एक हमारे कठोपनिषद है, उसमें ये दिया हुआ है बॉडी चैरियट कैसे काम करती है। मैं जल्दी से बताता हूँ, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। तो उसमें ये बताया हुआ है कि ये कॉन्शियसनेस है, ये हम है, ये जिसने घोड़े के रस्सी पकड़ी हुई है वो इंटेलिजेंस है, जो रस्सी है वो माइंड है, और पांचों घोड़े जो हैं वो सेंसेस है। तो सेंसेस जैसे कि हम बगल से गुजर रहे हैं, पेपर का टाइम है और पिज्जा की स्मेल आ रही है, अगले दिन पेपर है, अब पता है पिज्जा में चीज वगैरह होता है, वो खाएंगे 1-1.5 घंटे बाद नींद आएगी, पर स्मेल इतनी बढ़िया आ रही है शाही पनीर, नान, दाल मखनी की, कि रोक नहीं पा रहे। तो नाक जो है सेंसेस वाला घोड़ा जो है, ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी है हमारे उपनिषद में, तो काफी ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये जो घोड़ा है नाक का, वो दौड़ेगा खाने की तरफ, और इस टाइम पे अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, जिसके हाथ में वो रस्सी है, रस्सी जाएगी, रस्सी माइंड है, इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग है तो वो रोक लेगी घोड़े को, नहीं अभी पेपर के लिए पढ़ना है, अभी कंट्रोल करना है। और अगर इंटेलिजेंस वीक है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है यही सब चीज करने से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से और स्पिरिचुअल नॉलेज लेने से। तो जो हम क्लासेस ले रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज है, धीरे धीरे हम मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आएगी, तो आपकी और इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगी। तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तो वो पकड़ लेगा। अगर वो वीक हुई इंटेलिजेंस, तो वो घोड़ा चला जाएगा और हाँ पेपर खराब जाएगा। तो ऐसे अर्जेस आएंगे हमें पूरे सेंसेस के थ्रू, पांचों सेंसेस किसी भी तरह के अर्ज हो सकते हैं। अब वो आप अपना पर्सनल देखें, सबसे ज्यादा सेंसेस के अर्ज आई से आते हैं, विजनरी जो हम लोग का होता है 1 करोड़ नर्व सेल कनेक्टेड है। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है जेम्स क्लियर की, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसमें कैसे विजनरी परसेप्शन हमें सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। हम क्या देख रहे हैं वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। पूरी सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी निकलती है इससे, इसलिए बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाते हैं, और वो अलग चैप्टर है, अलग सेशन है वो। तो हमें सबसे ज्यादा आइज पे कंट्रोल करना है, स्पेसिफिकली इंटरनेट पे हम जो वल्गर चीजें देख रहे हैं, वरना वो बहुत गंदा गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा हमारे साथ। तो ये सब है। तो इसलिए हमें देखना इम्पेशंस को, जिस भी सेंस से हमारा हो रहा है उसको रोको, आप उसको कंट्रोल करो और बार बार पुल करके लाओ। अब हम आर्टिकल खत्म कर लेते हैं वो, और फटाफट 8-3 हो गए, मैं तेजी से पढ़ता हूँ। अरे
सर अगर मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ये हो चुका है तो क्या करें अभी? मैं एक बार आर्टिकल खत्म कर लेता हूँ यश, फिर पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये 8-3 हो गया है, नहीं तो सब लोग सुन नहीं पाएंगे, ऑलरेडी पीपल आर लिविंग। तो वो कैसे होगा? क्या तो पर्सनली डिस्कस कैसे करेंगे आप? अ, आप शिवम से कनेक्ट कर सकते हैं और सूर्य सर से हम पर्सनली बात कर लेंगे कॉल पे वीकेंड पे, तो ठीक है। है ना, पर्सनली बात कर लेंगे। तो मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, यहीं था, हाँ। The ability to focus on one thing is a bold act of patience. Exhibition of such patience is a sign of maturity. When one learns to patiently respond to situation, one allows the best of him to manifest. When one reacts hastily to finish off a core, one allows the worst of him to surface. One of the most powerful tools to foster patience is change in perspective towards life. Most people perceive patience as a sign of inaction and therefore slackness. Naturally, they consider action as a sign of vigor and vitality. Patience is actually an incubation period for reflection. A patient person is energetic on an inner plane, though he may seem out of action on an external realm. For them, waiting does not mean they are doing nothing, but rather it's an opportunity to relax, observe, and reflect carefully before executing anything. They understand that there are a lot of wonders to be explored in the inner landscape of the mind. If patience is the key to focus, then the key to patience is spending time in an environment that encourages patience. जो बेन ने किया अपने साथ खुद, और हम लोग भी ऐसे सिस्टम क्रिएट करते हैं, क्लब क्लब में एक्टिविटीज होती है, कैम्प वैम करते हैं. A farmer cannot be as impatient as a geek who complains of his 4G internet being slow. An artist or writer cannot demand ideas to be served to him at the speed of a fast food outlet. A mother cannot expect the baby in her womb to be delivered at the speed of an email. Observe the lifestyle of those that have to be patient to get the right results. Focus on those aspects of life that foster patience. ये सेम कंटेंट थोड़ा बहुत आपको थिंक लाइक अ मॉन्क एक बुक है जय शेट्टी की, उसमें भी मिलेगा. वो बता रहे हैं बर्तन भी धो रहे हो तो बर्तन धोने पे फोकस करो. In the Mahabharata, during the Gurukul days, late one night, Arjun heard a faint sound that seemed out of place. He tiptoed in the dark, following the direction from which the sound came. As he neared the source, he realized that it was a clear sound of someone chomping away happily. Inquisitively, he turned on a torch to find out who could be eating in the dead of night in such darkness. मतलब भीम खाना खा रहे थे और उन्होंने देखा कि रात में कैसे खा रहे हैं, उस टाइम ऐसे लाइट वाइट नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे को पता है कि खाना कहाँ पे रखा है, मेरा मुंह कहाँ पे है, तो मैं सीधा उठा के खा ले रहा हूँ. भीम ने ये आंसर दिया. तो अर्जुन ने सोचा कि यार इफ भीम कुड ईट इन द डार्क ही कुड श्योरली प्रैक्टिस आर्करी इन द डार्क. तो अर्जुन ने यहाँ से आर्करी का आइडिया निकाला था डार्क में प्रैक्टिस करने का. From then on, every night he practiced diligently, shooting targets he could not see. This intense, rigorous practice made him the master archer who could focus without distractions. अब ये important paragraph है, ये दो लास्ट के दो हैं. The ability to focus patiently is not a result of one-time decision. It's the concentrated result of zillions of times of practicing, pulling the mind away from distractions. Just like it takes zillions of drops of water falling on a stone to crack it, it takes zillions of drops of practice to crack the wandering habits of distracted minds. मतलब बार बार आप जब अभी स्टार्ट करोगे दोबारा से, तो बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी, दोबारा खींच के लाए माइंड. सबसे अच्छा तो रहता है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करो. हम लोग जैसे स्टडी मैराथन करते हैं फिस्टा में, पूरा पेपर से एक हफ्ता पहले रोज डेली 8-10 घंटा पढ़ना होता है माइनर्स के लिए. तो उसमें मैं ही, जब मैं वहां पे था तो खुद ही मोबाइल ले लेता, और मैं खुद भी स्मार्टफोन ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, यही फोन यूज करता हूँ, मेल्स वगैरह यूज करता हूँ, बहुत ही लिमिटेड ही मैं स्मार्टफोन ऑन करता हूँ. तो मैं खुद भी अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, फ्री बोलता हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैक्सिमम चीजें कम से कम. तो बार बार आप जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है वही मैंने ले लिया, तो आप पढ़ोगे, और काफी लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ इससे ना माइनर्स में. तो बार बार माइंड को वापस लाना है. तो just like it takes zillions of repetition of pushing weights to make the muscle strong, it takes zillions of repetition of pushing distractions away to make the focus muscle strong. बार बार डिस्ट्रैक्शन को आप दूर भेजो, फोकस की मसल स्ट्रांग होगी. बार बार दूर भेजो, फोकस की मसल स्ट्रांग होगी. One bird eye hit was a result of zillions of practice hits of missing the target in dark. Arjun focus was a result of patience to practice unlimited times pulling back his mind from distraction to sleep and gratification. ये जो senses के urge है,
जो हमने पढ़े हुए नेगेटिव इंस्ट्रक्शन से, इसको बार बार दूर करो, आप बार बार दूर करो। अर्जुन ने तो स्लीप को ही दूर कर लिया था 6 घंटे की, उनको गुणाकेश कह रहे थे, बाय प्रैक्टिसिंग टू डिले ग्रेटिफिकेशन। हटाना नहीं, ऐसे नहीं कि एकदम ही नहीं करने को मना करो, डिले करना। आप बैठे हो 4 घंटा पढ़ने के लिए, 4 घंटे के बाद करूंगा। मूवी देखनी है, मूवी देखूंगा 4 घंटे के बाद देखूंगा, पर 4 घंटे नहीं उठूंगा। ही प्रायोरिटाइज्ड पेशेंटली फोकसिंग ऑन हिज एम इन लाइफ। रेपिटेशन ब्रिंग्स मास्टरी। हमने डिस्ट्रैक्शन की मास्टरी इसलिए कर ली क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को रिपीट कर लिया। कंसंट्रेशन की मास्टरी करनी है तो कंसंट्रेशन को रिपीट करना होगा, पेशेंस को रिपीट करना होगा। Rather than brooding over lack of focus, one should patiently practice the tug of war with the distracted mind, thus nudging it slowly but surely towards unwavering focus. नहीं आया तो पूछ लेना, मेरी क्लास कर ली। So lack of focus is a choice, not disease. The ability to focus comes from having patience. तो यही है, इतना ही है। आप लोग अब ये लिख सकते हो, आप लोग फीडबैक फॉर्म शेयर कर सकते हो। शिवम, फीडबैक फॉर्म शेयर कर सकते हो। Yes, sir, we have shared that. So, like, if anyone of who have doubts can put their doubts in the feedback form, and we can discuss them later. Or anyone has doubt, if like he can also ask Yogesh sir now. हाँ, मतलब जिसको जाना है वो जा सकते हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो एक फॉर्म व्हाट्सएप पे शेयर होगी क्या? No, like you can see in that chat box. अच्छा, और And who आप लोग who लिख भी सकते हैं ना, अभी लिख भी सकते हैं, फीडबैक फॉर्म भी भर दो। और मैं थोड़ा 5-10 मिनट और हूँ, आप लोग लिख भी सकते हो कि किस किस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन दिक्कत हो रही है। एक तो फीडबैक फॉर्म में भी लिखो, और क्या बोलते हैं कि चैट पे भी लिख दो अभी, जिसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करना है। उससे क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे। एक तो हमने डेवलप योर सेल्फ के खुद 5 सेशन बनाए हैं डिस्कस करके सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट से कि क्या रिलेवेंस है। ऊपर आपके फीडबैक देख के हम उसे चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी आपको, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन है, कुछ लोग ऑफलाइन है ना। तो नितेश पूछ रहा है एंट्री नंबर क्या है। एंट्री नंबर मिला होगा नितेश, एक आपको शुरू में 2016 CH10 हेलो भैया। इसको डाउट पूछना है तो भाई पूछ सकता है। हाँ, मैं हितेन, मेरा ही वही डाउट था कि अपन दिन भर पढ़ाई करते हैं और फिर वो इंस्टाग्राम वगैरह की अर्ज होती है, हाँ। तो उसको बंद कर दिया है। मतलब जैसे अभी 1-2 दिन का ट्राई कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो फोकस जैसा रहता है ना कि अपन इजी थिंग कर रहे हैं तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन जैसे ही आया माइंड तो वो फिर दूसरी चीजें सोचने लगता है, हार्ड थिंग्स आती हैं। हाँ करेक्ट। तो उसमें जैसे डीप वर्क में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वही लोग अभी आगे निकलेंगे जो हार्ड थिंग्स मास्टर कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है, स्पेसिफिकली आपकी ऑडियंस की बात करूंगा तो ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड चीज की नहीं हुई। दो चीज हो सकती है, क्या पता वो सही में हार्ड हो, पहली चीज। और आपको जैसे अब फिजिक्स में जैसे कैलकुलस के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने कैलकुलस सीख लिया भाई, टेंजेंट ये है, लाइन ये है। तो अब एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस प्रीवियस ईयर का, आप देखोगे तो आईआईटी है कि एक कर्व है, लोगरिथमिक कर्व है जो 1-0 से स्टार्ट हो रहा है। पूरा कर्व नहीं, 1,0 जो डोमेन है क्लोज्ड, वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 1, डोमेन ले लो आप लॉग के कर्व का। तो उसमें 1,0 पे एक लाइन है, वहां से उस कर्व को कनेक्ट किया है, लोगरिथमिक कर्व को एक लाइन से कनेक्ट किया है। तो अब वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन था कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं 1,0 पे। तो एक कर्व अगर एक लाइन से कनेक्ट होता है तो शार्प पॉइंट जनरेट होता है। तो मैंने ऐसे ही टिक कर दिया कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये, जस्ट ये देखते ही। पर थोड़ा और सोचा तो पता चला कि यार अगर वो उस कर्व पे टेंजेंट होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन करने से ही पता चला मेरे को। और क्लास में कोचिंग में कराया थोड़ा बहुत, और ये नहीं कराया एग्जैक्ट क्वेश्चन, पर सारे कॉन्सेप्ट बता दिए तो ये कर पाए। तो ये क्वेश्चन हार्ड है शुरू के स्टेज के लिए, अभी तो बिल्कुल नहीं, शुरू के स्टेज के लिए, पर ये क्रैक कर पाए क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे मान लो आप जैसे बता रहे हो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो भी चीज हार्ड लग रही है जैसे, तो हो सकता है कि आप सबसे पहले वो हार्ड हो, आप जैसे डेवलप हुए हो उस हिसाब से आप कोचिंग नहीं ले रहे होगे, या आप अगर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, जैसे जो भी उसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, इकोनॉमी होती है। अब आप खुद से कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ोगे, सुब्रमण्यम स्वामी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक रेफर करता है भाई देखने के लिए। अब आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन समझना है उसमें, आप खुद से कैसे समझोगे? आपको कोई ना कोई समझाने वाला होना चाहिए, तो इसलिए आपको नहीं आएगी। अब जबरदस्ती आप
उसमें हार्ड चीज में नहीं भी घुस सकते ना, आपको एग्जैक्ट देखना होगा। जैसे कोई क्वेश्चन देखो, सबसे इजी तरीका होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप सॉल्यूशन देख रहे हो। सॉल्यूशन देख के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसे सॉल्व करना था, इसका मतलब कि आप कर सकते थे और आपने किया नहीं, तो आपकी वाली प्रॉब्लम होगी। अगर सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब तो ये है ना कि आपको आती ही नहीं है वो चीज। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आज से आप करो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि जो मैं मास्टरी नहीं कर पा रहा हूँ वो समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या ये मेरी मेरी ही प्रॉब्लम है कि मैं हार्ड थिंग्स में नहीं बैठ पा रहा। क्योंकि जस्ट अभी 1 साल हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप पहले सही से समझो कोई चीज किसी से, जो भी आपको नहीं समझ में आ रही, आप यूट्यूब पे ढूंढो उसका वीडियो और फिर उसको पढ़ो। एक टॉपिक लो बस, आपको जितने भी अभी तक ऐसी चीजें लगी है, एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे मान लो 100-200 टॉपिक है जो आपको बार बार ऐसा हुआ आपके साथ, एक टॉपिक निकालो, उसको यूट्यूब से देखो और फिर पढ़ो, फिर बताना ये कैसा हुआ है। क्या पता आपने सही गाइडेंस में सुना ही ना हो ये, मतलब ये अभी एक्सपीरियंस है, बाकी आपके और एक्सपीरियंस से पता चलेगा मुझे एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो पता चलेगा, ओके ठीक है। है ना। और पर्सनली हम बात कर सकते हैं उसमें, आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वही वही मेंटर हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने का, ठीक। किसी भी फील्ड से ना, इवन यूपीएससी से भी है तो हम ट्राई करेंगे, जो भी आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी क्रैक किए उनसे बात। और कुछ आप लोग जितने अभी बच्चे हैं आप लोग कनेक्ट कर पाए? वैसे तो फीडबैक में लिखोगे आप, अभी भी लिख सकते हो चैट में, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। आप लोग कनेक्ट कर पाए? चैट में लिख सकते हो। सर यस, काफी कनेक्ट कर पाए, और एक्चुअली मेरा एक डाउट था। कौन बोल रहा है? लाइक सक्षम। सक्षम, हाँ सक्षम। तो सर मेरे को ये चीज पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिफाई करो, ठीक है, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। लाइक जैसे प्रॉब्लम है मेरी कि सपोज कीजिए मेरा 7 बजे मेरे को याद आया कि मेरे को 1 घंटे का कुछ काम है, ठीक है, लाइक कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ भी है, ठीक है, मेरे को पता है इस चीज में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये चीज मेरे को 7 बजे याद आई और 7:40 पे मेरा कोई सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि 40 मिनट के अंदर ये काम पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो होता है ना, एक स्टार्ट करना होता है काम, ठीक है, उस चीज के लिए काफी प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर तुम्हें पता है कि हाँ आधा काम अभी हो सकता है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ये है कि तुम प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर दो, लेकिन वो चीज सिर्फ बोलने से नहीं हो जाती, राइट। तो वो चीज है कि उसमें क्या करा जा सकता है। लाइक शेड्यूल बना लिया, ओके मेरे को पता है कि ये चीजें करनी है, ठीक है, उसके बाद भी ये चीज हो रही है कि तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मतलब जितना एक गो में करने को वो चाहिए टाइम, अगर वो टाइम नहीं मिल पा रहा तो फिर वो काम बाद के लिए डिले हो जाता है, काम को पार्ट्स में नहीं कर पा रहे। तो उस चीज का क्या सॉल्यूशन, मतलब अगर कुछ अलग तरीका हो उस चीज के लिए। मैं ट्राई करता हूँ आंसर करने का सक्षम। देखो, जिस लेवल की आप लोगों की कैपेसिटी है, हमें शेड्यूल बनाने में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें पता है कि जैसे 4 जो कॉलम होते हैं कि अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, क्या चीज इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है। हमें पता है कि हमें, जैसे आपको मैं बोलूंगा कि प्लानिंग करनी है आपको दिन की, तो आप प्लानिंग कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए ये आपको पता है कि आपको खुद लग रहा है कि 40 मिनट मेरे को दे देने चाहिए थे तो 20 मिनट का काम बचता और फिर मैं 20 मिनट का काम बाद में कर लेता। पर दिक्कत ये हो रही है कि टाइम बनाने के बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है प्लान को, कि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रोकास्टिनेशन, या हम किसी और चीज में लग जा रहे हैं, सेंस कंट्रोल। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है स्टूडेंट की, कि हमें एज ए स्टूडेंट सबसे बेस्ट अपने स्टडीज में परफॉर्म करना है, कभी भी इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए किसी और वर्क पे, अनलेस अनटिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये अब एक्सीडेंट ही हो गया किसके सामने तो कुछ और प्रायोरिटी। पर ऐसे बहुत रेयर केस है, उसमें तो एथिकल केस है, वो सब एथिकल डायलेमास की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रायोरिटी आपको हमेशा प्रिस्क्राइब ड्यूटी को देनी होगी। और ये बात हमेशा याद रखना कि ड्यूटी जो है, पैशन और पैशन आपको अपनी ड्यूटी में नहीं मिलेगा,
ड्यूटी हैज टू बी डन विद पेन और प्लेजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेन हो रहा है तो भी करना पड़ेगा, इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही चली गई है तो आपको ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा। लाइब्रेरी का पर्पस यही होता है ना कि सब लोग वहां बैठे हैं, आप बार बार उठोगे आईआईटी की लाइब्रेरी में तो लोग तंग करेंगे, क्या है यार एक जगह बैठ जा, क्योंकि शोर होता है। पर अगर वहां पे भी आप ग्रुप में दोस्तों के ही बैठे हो तो फिर वहां पे भी दिक्कत होगी आपको। तो एक पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे जेई की कोचिंग है तो उसमें क्या होता है कि 6 घंटा हम क्लास में बैठ के आते हैं, और इंडिया में जनरली स्मार्टफोन नहीं देते पेरेंट्स 11th-12th में भी, अब देने लगे हो तो पता नहीं, देते ही हैं, अब तो देते ही हैं। तो उस टाइम 6 घंटा बैठाने की आदत डाली होती है और क्लास में क्वेश्चन से एंगेज रहते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंगेज रहती है। इस टाइम हमें ऐसा लगता है हमने हमें ऑलरेडी एक बार ना बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट फील हो चुका है। पहले आप ये समझो, हमने जेई निकाला और जितना सोचा था ना, एक तो ऑनलाइन कनेक्टेड हो आप लोग, जितना सोचा था उतना मिला नहीं। हमें लग रहा है कि यार कुछ भी और करने से कुछ ऐसा तो नहीं मिल जाएगा, अब आईआईटी निकाल के ही कुछ नहीं मिला तो अब क्या ही एक असाइनमेंट करके मिल जाएगा। तो हम लोग उस चीज को डिले करके टेम्पररी सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो 40 मिनट आपने, आपको ये नहीं देखना कि 40 मिनट मैंने असाइनमेंट नहीं किया, आपको ये देखना है कि 40 मिनट मैंने जो किया वो इट वर्थवाइल। अब 40 मिनट असाइनमेंट करके आप कोडिंग कर रहे हो मान लो तो बहुत अच्छा है ये तो। 40 मिनट आप नेटफ्लिक्स चला रहे हो, है ना, पंचायत देख रहे हो, तो दिक्कत है ना ये तो। फिर 40 मिनट आपने क्या किया, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज है जो आपको आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से ज्यादा टेस्ट दे रही है। तो हमें इंटेलेक्चुअल टेस्ट डेवलप करना है थ्रू आउट 4 ईयर, और वही कंटिन्यू भी करना है आगे। हम लोगों की बेस्ट स्ट्रेंथ है स्टडी, हमें कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करना है। हमें इंटेलेक्चुअल टेस्ट लेना है। 5 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है बॉडीली लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे, इसमें डायरेक्ट हमें प्लेजर मिलता है, बर्गर खा लिया, डायरेक्ट टेस्ट मिलता है। दूसरा, और उसका नुकसान होता है, वो शुरू में नेक्टर की तरह लगता है, बाद में पॉइजन की तरह लगता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे टेस्ट, कि हम पढ़ रहे हैं, 1 महीना पढ़ेंगे तब माइनर में मार्क्स आएंगे, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है। इसमें मोटा ग्रिट चाहिए, मोटी चमड़ी चाहिए, ग्रिट का गेम है ये। उसके बाद इमोशनल लेवल पे आता है जो इंटेलेक्चुअल से ऊपर होता है, जैसे सौरभ कालरा थे, तो अब उनको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया, तो उनसे पूछ रहे हैं क्या प्लान है तुम्हारा बताओ, तो वो बता नहीं रहे हैं। वो उनके आईलेट्स काट लिए, उनके टेस्टिस काट दिए, तो भी नहीं बता रहे। दिमाग तो यही कहता है कि बचा लो, बता दो और जान बचा लो। पर देश के इमोशन से इतने ज्यादा कनेक्टेड थे वो कि इंटेलेक्चुअल टेस्ट को भी दूर रख दिया, इमोशनल टेस्ट देश के प्रति इतना ज्यादा था। लास्ट लेवल होता है स्पिरिचुअल लेवल, जिसमें आप बियॉन्ड बॉडी वर्क करते हो। जैसे कई सेंट्स है सोते ही नहीं है, अर्जुन जैसे खुद एग्जांपल है, अभी भी कई सेंट्स है सोते ही नहीं है वो लोग, है ना। और कई और भी लोग मिल गए, इवन शाहरुख खान भी आप देखोगे कई स्पीच है उसकी 2-3 घंटा ही सोता है वो। कंट्रोल कर रखा है उन्होंने अपने पूरे सेंसेस को, तो दूसरे लेवल पे चले गए हैं। तो आपको हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस से। अब टॉयलेट जो है अच्छा लगता है करना या नहीं लगता है, करना पड़ेगा, ये इस बात को समझ लो। सबसे पहले आईटी में रूल, असाइनमेंट्स दी है, ड्यूटी है, करनी पड़ेगी, जितना जल्दी हो सके करो। अच्छी लग रही है चाहे नहीं लग रही है, ड्यूटी अच्छे से करो। पहले ड्यूटीज रिकॉग्नाइज करो अपनी, मेरी ड्यूटी क्या क्या है, और उसको किसी के भी ऊपर प्रायोरिटी दो, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा दोबारा। तो मतलब वही है कि अपने चारों सेक्शन बना के इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का, लाइक प्रायोरिटी सबसे ज्यादा ड्यूटी की हो गई। उसके बाद अगर जैसे मेरे पास ये है, लाइक मेरा कोई सेशन है, ठीक है, तो मैं ये चीज इस चीज को प्रायोरिटी दूं कि ठीक है, लाइक स्टार्टिंग से 20 मिनट जो होते हैं सेशन के, ठीक है, 20 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, जो भी, तो उस चीज में मैं ये सोचूं कि थोड़ा बहुत सेशन अगर लेट कर लूं, उस चीज को पहले, अपना जो काम है अगर मेरा थोड़ा सा रह रहा है वो मैं कर लूं, या फिर मैं ये कहूँ कि ठीक है इस काम को मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो एक बार काम बीच में छोड़ने वाली चीज हो जाती है। तो उस चीज में मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं, लाइक ठीक है दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके, तो उस चीज में मैं क्या क्या करूं। और अभी इस टाइम पे ऐसे भी सर कि अभी मेरे को कई सेशंस का नहीं पता, हो सकता है कि ये सेशन बाद में इंपॉर्टेंट होता हो, लाइक मैं अभी डिस्कवर करना चाह रहा हूँ उस सेशन को, ठीक है, जैसे ये है, ये सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता कि ये सेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड।
क्लियर? हेलो? हेलो। क्लियर है सर आवाज? हाँ हाँ क्लियर है। तो सर मैं वही चीज पूछ रहा था कि अगर कोई सेशन मेरे को नहीं पता उसकी इम्पोर्टेंस, तो उस टाइम पे मेरे को क्या करना चाहिए मेनली? देखो मेरे को आप कोई भी, जैसे आपने एक तो ये मेरे को बताया था कि जैसे बता रहे हो आप कि 20 मिनट मेरा बच जाएगा, दूसरा कि मैं 20 मिनट लेट ज्वाइन करके 1 घंटा दूं। अब ठीक है, आप करना चाह रहे हो 1 घंटे में, आप 40 मिनट कुछ मत करो, आप 1 घंटे बाद कर लेना। वो जब भी 1 घंटा दो, इस 40 मिनट आप कुछ भी मत करो, पर कुछ ऐसा मत करो कि अगला जो मेन सेशन है जो आपका होने वाला है 7:40 से, उसमें ही डिस्ट्रैक्शन होने लगे। कम से कम ऐसी एक्टिविटीज करो कि उस टाइम पे आप ध्यान से बैठ पाओ। पहला तो ये। दूसरा, आप ये तो कभी भी मत करना कि 20 मिनट आप उसको लेट ज्वाइन करो, मतलब कि कोई एक चीज जिसको आप टाइम पे रख सकते हो, अब आप 2 चीज को पेंडिंग छोड़ दोगे। आप पहले तो एक ही चीज पेंडिंग थी, अब अगर वो नहीं हो पाया तो दोनों चीज पेंडिंग छूट जाएगी आपकी। तो ऐसा तो मत ही करना। मेन है कि आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी सक्षम? लास्ट में क्या पूछा था? कि लास्ट में मैंने यही पूछा था, लाइक मेरे को जिस सेशन का नहीं पता हाँ करेक्ट, कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। देखो क्या चीज इम्पोर्टेंट है आपके, एक हमारे ELL 100 के सर थे, अभिषेक सर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे को पर्सनली अभी तक स्ट्राइक करती है। हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग से आए थे, तो 1000 रैंक पे मिल जाती है केमिकल, 900 पे मैकेनिकल क्लोज हो गई थी, तो 3-4 ब्रांच ही सुनी होती है, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, सिविल। केमिकल तो आके रैंक आने के बाद ही सुनी थी। तो उसमें मैक्सिमम लोग बाय चांस आते हैं IIT में, बाय चांस डिपार्टमेंट लेते हैं, उनकी चॉइस नहीं होती कि वो टेक्सटाइल, केमिकल इसमें जाए। ऑफ कोर्स अंदर जाने के बाद वो जो भी करें बायोटेक में, पर रैंक IIT डिसाइड करते हैं मेरे को बॉम्बे या दिल्ली लेना है, उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट मिल रहा है उसको फ्रीज कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था, हम सबको ये बोला था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि हमें कम से कम, हम जैसे ये आते हैं, जैसे जब वो हमसे पूछ रहे थे कि आपने केमिकल क्यों आपको अजीब लग रहा है, मिल गई है, तो हम ये बोलते थे कि इंटरेस्ट नहीं है हमें, इंटरेस्ट नहीं है हमें। तो उन्होंने बोला कि किसी भी चीज को पहले कम से कम, जैसे ये डिपार्टमेंट जैसी जो चीजें हैं, कम से कम 1 साल दो सीरियसली, तब आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट है या नहीं है। जैसे मैं शुरू में JEE में भी फिजिक्स मेरे को बहुत खराब लगती थी, बाद में अच्छे टीचर की वजह से हुए, तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं थी, टीचर में थी। मतलब उस हमारे इंस्टीट्यूट में कम से कम वो जो टीचर ने जब पढ़ाया तो सबसे बेस्ट फिजिक्स हो गई मेरे, मतलब मार्क्स काफी ज्यादा रिलेटिवली। तो हम लोगों को सबसे पहले टाइम देना चाहिए जिस भी चीज में हम दे रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा नुकसान तो होने नहीं वाला हमें, ये तो हमें क्लियर हो ही जाता है। अब दारू तो नहीं पी रहे ना हम सेशन में बैठ के, दारू तो नहीं पी रहा, क्या क्या हेल्थ नुकसान है, सिगरेट हम मना ही कर रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी है IIT में आके। तो मॉरली तो इतना ब्रेन है कि ये चीजें सही बता रहे हैं और टॉपिक देख के हुए चल जा रहा है, पर क्या रेलेवेंस है हमारा उसमें, वो अंदर जाके देखेंगे। 1-2 सेशन में 3 सेशन अटेंड करते हैं, तो ये एक पेशेंस, जो मैंने बताया ना आपको कि जो हमारा सेशन ही था, ये पेशेंस का प्रोसेस ही है। बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है हमें, करके देखना है फिर डिसीजन लेना है, करके देखना है फिर डिसीजन लेना है। तो उससे हमें एक्चुअल इंटरेस्ट पता लगेगा। उसमें अभिषेक सर ने बताया कि जितने नोबल लॉरिएट्स है ना, नोबल प्राइज विनर्स हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि तुरंत रिसर्च कर दिए। BTech, MTech, PhD, पोस्ट डॉक, प्रोफेसर बनने के बाद मैक्सिमम नोबल लॉरिएट्स जब वो प्रोफेसर थे तब बने हैं वो। मतलब इतना किसी चीज को टाइम देके वो एक इनोवेशन कर पा रहे हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी चीज में, और वो जब रिसर्च दे रहे हैं ना नोबल, तब तक इंटरेस्ट आ गया है। तो इतना टाइम लगता है किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करने में, प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो आप इतने जल्दी नहीं डिसाइड कर सकते 1 घंटे में ना, आपको रेगुलर चीजें इम्प्लीमेंट करनी होगी। मतलब मेरा यही एडवाइस रहेगा अभी कि 1 घंटे को आप पैरामीटर मत रखो, पूरी चीजें लास्ट तक का, एंड का किसका एंड कैसा होने वाला, आपको लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम किस में स्पेंड करना है आपको, ये पहले प्रायोरिटाइज कर लो। आपको स्विमिंग क्लासेस लेनी है या मॉरल क्लासेस लेनी है, वो देख के आपको देखना पड़ेगा मेरे को किस चीज की अर्जेंट नीड है। पर आपको जो भी चीज लेनी है उस पर सही से टाइम देना पड़ेगा आपको, रिजेक्ट करने से पहले उसको। सर मेरा डाउट एक लेवल तक क्लियर हुआ है कि मेरे को किस चीज में क्या करना है। थैंक यू। बाकी हम मेडिटेशन कराएंगे तो आपका और
शार्प होगा इंटेलिजेंस ना, वो जब आप लोग आईआईटी आओगे तब कराएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ओरिएंटेशन में अच्छे से क्लियर करेंगे ये सब चीज, और कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है। ठीक है शिवम, ऑलरेडी 8:30 हो गए। Okay, so like it's already too late. So like we now conclude the session, and if anyone has any doubts, can ask in the our WhatsApp group also, or in the next session also. So now we are concluding the session. Okay. थैंक यू, Thanks to everyone. बाय। ध्यान रखना सर, होप कोई रशिया यूक्रेन में नहीं है। बाय बाय। थैंक